अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी और सारी माओं की ज़िंदगी एक्चुअली आज कैसी गुजर रही है। आजकल छुट्टियां हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे और उसकी वजह से माएँ दुआएं कर रही हैं कि ये जून जुलाई कब ख़त्म होगा, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि बच्चों का रूटीन, बच्चों का डिसिप्लिन ये सब रूइन हुआ है। अम्माओं की वाट लगी हुई है और लगी हुई होती है, जाहिर है, जब बच्चे जो है सुबह उठकर स्कूल जाने वाले, फिर उसके बाद थके हारे आकर होमवर्क, पढ़ाइयाँ, ये सब कुछ करने वाले बच्चे जब पूरा दिन घर में हों तो आपस में बहन भाई लड़ते भी हैं, बहुत सारी मस्तियाँ भी करते हैं, अपने आप को चोटें भी लगाते हैं, सोफ़े से कूद जाते हैं, अम्मा किचन में होती हैं, खाना नहीं खाते, ज़्यादा सोते हैं, रात को जागते हैं। तो वो सारे रूटीन जब भी ख़राब होते हैं तो अम्माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जून जुलाई कब ख़त्म होगा। हाँ, एक अट्रैक्शन होती है जून जुलाई शुरू होने से पहले कि शुक्र है मैं देर तक सोऊंगी, मगर देर तक नहीं सो सकती वो, क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए तो मुश्किल से उठते हैं, मगर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सबसे पहले टिकटिकी बांध के उठे हुए होते हैं, अम्मी नाश्ता दे दें, अम्मी भूख लग रही है। सो आज की माएँ हों या उस वक्त की माएँ हों जब बच्चे थोड़ा कम तंग करते थे, सारी माँओं को यही होता था, जब खुद माँ बनोगी ना पता चलेगा, देखो मुझे इस तरह तंग करी हो। कल मैं कोई रील देख रही थी तो एक माँ ने अपने बेटे को कहा, वो गाड़ी चला रहा था, और देखो अल्लाह करे जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो ना वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करें। तो बच्चे ने छूटते कहा, है बद्दुआ क्यों दे रही हैं? तो वो फौरन चौंकी, कहने लगी देखा, इसका मतलब तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, तुम्हें पता है, तो इसलिए तुम कह रहे हो बद्दुआ क्यों दे रही हैं। तो ये तो खैर हकीकत है, अगर आपने अपने अम्मा अब्बा को तंग किया है तो आपको बदला उसी सूरत में मिलता है कि आपके बच्चे भी आपको तंग करने वाले मिलते हैं। सो अगर आप अपने माँ बाप को तंग नहीं करेंगे, बच्चों सुन लो, तमीज़ और तरीके से रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर आपके बच्चे भी वैसे ही मिलेंगे, आपको वैसे ही ओबीडियंट। सो आज बेसिकली ये एक जेनेरिक टॉपिक है कि बच्चे जो हैं वो माओं को तंग करते हैं और माएँ उनसे तंग होती हैं। आजकल के ज़माने में या किसी भी ज़माने में ले लें, अम्माओं को ये होता है कि मेरे बच्चे भी सुनते नहीं। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी अम्माओं को कितना तंग किया और हमारे बच्चे हमें कितना तंग करते हैं और हम तंग क्यों होते हैं, हम ये तंग इंजॉय क्यों नहीं करते। ये सारी गुफ्तगू आज होगी, तो सारी माएँ सर जोड़कर बैठ जाएं मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा पसीना आ रहा है ना मुझे, कितनी गर्मी है पता चल रहा है, यहीं से स्टूडियो से ही पता चल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, इंजॉय करें आप गर्मी को भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब मिलके जो है वो ये कह रहे, बात करने वाले हैं कि हमने जितना अपनी अम्मियों को तंग किया तो हमारे बच्चे भी हमें वैसे ही तंग कर रहे हैं, या अगर वो तंग कर रहे हैं तो क्या हमें ज़्यादा लग रहा है, हम ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसी तरह की कुछ गुफ्तगू आज होने वाली है और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेंगे। मैं तो अपने बच्चों को यही कह के डराती हूँ कि कर लो मुझे तंग, फिर पता चलेगा तुम्हारे बच्चे होंगे। तो सारी माँओं का ये पेट जुमला है और आई गेस जो मेरे साथ गेस्ट है आज वो भी मुझसे मुत्तफिक होंगे। मेरे पास आज मौजूद हैं हिना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ये का पापा की परी हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन अम्मा को तंग किया है कि नहीं किया? बहुत किया है ना। तो बस रेडी हो जाएं, अब आप बड़ी हो रही है आपकी वाली भी। रेडी हो जाएं। उसने मुझे अभी से बता दिया है कि अम्मी जो कहा करती थी ना वही वाली बात कि तुम्हारी औलाद होगी ना तुम्हें बताएगी। सब सामने आ गया। फिर मेरे साथ मौजूद है यहाँ अतिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू। ठीक ठाक है। आपने भी तंग किया अपनी अम्मी को? हाँ, और बच्चों ने किया कि नहीं? इतना नहीं, हाँ, जितना मैंने किया। अच्छा, आपने ज़्यादा किया। चलिए अभी सारी कहानियाँ मैं सुनूंगी, सबकी तंग वाली कहानियाँ। और मेरे साथ यहाँ साइमा हाशमी है जो लाइफ कोच है और ये बताएंगे कि बच्चे क्यों तंग करते हैं अम्माओं को, क्या वजह है। और मेरी अगली गेस्ट भी आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। इससे तो पता नहीं अपनी सना हंस करी हमारे साथ, इससे अपनी अम्मा को तंग किया होगा कि नहीं।
मैं तो पिटी हूँ पीटी हो? हर रोज। और तुमने नहीं अपने बेटे को पीटा होगा? नहीं मैं नहीं पीटती। उसने तंग किया कि नहीं? हाँ किया। तुम ज्यादा तंग हुई हो सना, मैं तंग मुझे बहुत हुई हूँ। लगता है हाँ, ये हाँ, तंग ज्यादा हाँ, हुई हाँ, हो तुम। मैं तंग बहुत होती है हूँ ना? अभी भी टू हाँ। डेट। हाँ चले भैया, आज इनकी तंग करने वाली और तंग होने वाली कहानियां सुनते हैं अपने शो के जरिए। पहली स्लाइड किसकी है? ओके, हिना, बर्थडेज, इस पे क्या तंग करती थी तुम अम्मा को? इस पे मैं ये तंग करती थी क्योंकि मुझे बहुत शौक है बर्थडेज करने का, सेलिब्रेट करने का। टिल डेट है, लेकिन अब ये है कि जब से औजा हुई है तो मैंने अपनी बर्थडेज करना छोड़ दिया, मैंने उसकी बर्थडेज करना शुरू कर दी है। लेकिन जब मैं छोटी थी उस टाइम पे खैर पता तो मम्मी को होता था कि इसको बहुत शौक है अपनी बर्थडे करने का। मैं स्कूल में जाकर ख़ुद ही सबको इनवाइट करके, घर कोई मेहमान आ रहे हैं उनको भी इनविटेशन दे दिया है कि मेरी बर्थडे है, आपने आ जाना है। और उसके बाद अम्मी कह रही होती थी कि हिना बेटे एक दफ़ा यहाँ पूछ लिया करो, मतलब कोई परमिशन ही ले लिया करो कि मैंने किस किस को बुलाने हैं। और बर्थडे वाले दिन इतना मेहमान होते थे, तब इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था केटरिंग वगैरह करवाने का या इतना ज़्यादा होटलिंग का, तो वो ज़्यादा होता था कि आप फैमिलीज़ बाहर जाती थी, डिनर करके आ जाती थी। इतने लोगों का खाना सिर्फ तभी होता था जब शादियाँ होती थी या कोई बड़ा इवेंट होता था। और अम्मी और मेरी बड़ी बहनें वो सब किचन में लगी होती थी क्योंकि मुझे केक भी मेरी पसंद का चाहिए, ठीक है, कि वो डॉल बनी हो या ऐसे। वो अब आज भी मेरे पास पिक्चर्स मेरे पास थी नहीं, वरना मैं ज़रूर दिखाती। और इतना रश होता था। और मेरी बर्थडे आती है शदीद गर्मी में, ठीक है, जून में मेरी बर्थडे आती है और इतनी गर्मी होती थी। और मेरी अम्मी हर दफ़ा मुझे कहती थी अब अगर नेक्स्ट बर्थडे पे तुमने मेरे से पूछे बगैर किसी को इनवाइट किया ना, मैं बहुत पिटाई करूँगी। और हर साल यही होता था। ये कितने सालों ये चलता रहा है, मैं इतनी बड़ी हो गई थी और यही चलता रहा है। फिर एंड पे आके जब मैंने ज़रा खुद कमाना शुरू किया तो फिर मैंने रियलाइज कहा अब चलो खुद करो अब अपनी बर्थडेज, अब मैं नहीं कर रही हूँ, अब मेरी हो गई है छुट्टी, अब तुम खुद करोगी। तो खाली तुम ऐसी थी या सारी बहनें? नहीं, सिर्फ मैं ऐसी थी। अच्छा। और ये मेरे घर में बर्थडे सिर्फ मेरी ही मनाई जाती थी, वही इतनी बड़ी होती थी कि उसके बाद और किसी की बर्थडे, सबकी दब जाती थी और किसी की बर्थडे मनाने का मौका ही नहीं मिलता था। क्योंकि एक तो मैं छोटी भी थी, किसी की भी बर्थडे होगी केक मैं नहीं काटना है। ओए ओए। तो मेरे लिए और मेरी बेटी का यही हाल है कि उसने भी किसी की बर्थडे है, केक उसी ने जाके काटना है। अम्मा की तरफ से गुट्ठी में आया है ना। वही तो। हाँ भाई, नेक्स्ट स्लाइड है खाने पे तंग। हाँ, ये सारे बच्चे करते हैं। मैंने तो बहुत तंग किया है। मैंने इतना तंग किया है कि मतलब अम्मी बेचारी रोज आती थी, बैठी हैं मुंह में एक जगह दबा के, खाना बैठी हूँ अब करने आप, यू नो, लाइक फॉर आवर्स वो बेचारी बैठी रहती थी। और मेरे बेटे का एग्जैक्ट यही हाल है। अच्छा देखो, तुम ज़्यादातर जनरली मैंने माँओं को देखा है कि वो बच्चों के पीछे खाना ले लेके भागती हैं। हाँ, ये क्या साइकी है बच्चों की? हर बच्चे की ये कंप्लेन माँ करती है कि मेरा बच्चा जो है वो खाने में तंग करता है, और उनके पीछे लेके खाना भाग रही है। ये जो पीछे पीछे लेकर भागने वाली बात है ना, ये उस टाइम माँ की नीड होती है कि उसने खाना खिलाना है, बच्चे की नीड नहीं होती। और एक घर में बच्चा और माँ, मैं कहती हूँ कि दो इमोशनल अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। बच्चा प्रायोरिटी मोड पे होता है कि मुझे प्रायोरिटी दो, मेरी सुनो, मेरा फ्रीडम, मुझे अटेंशन चाहिए। क्योंकि अटेंशन जो है ना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझें कि उसकी पूरे इमोशंस उसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और दूसरा इमोशनल सॉफ्टवेयर होता है माँ का, डिसिप्लिन का, केयर का, कंसर्न का। अब खाने की भी जो बात है, देखें बच्चे के अंदर सारे वो सिस्टम मौजूद हैं जो एक एडल्ट के अंदर हैं। जब उसको भूख लगेगी वो डेफिनेटली खाएगा, हो ही नहीं सकता कि वो ना खाए। लेकिन माँ को आउट ऑफ कंसर्न ये लग रहा होता है कि नहीं इतना खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए, इसीलिए वो अपनी नीड, जो कंसर्न की नीड है, वो पूरी कर रही होती है। बच्चे को उस टाइम भूख नहीं लगी होती, तो जब भी तो जैसे आप कह रही मुंह में दबा के, क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा कि मुझे अंदर चाहिए, ठीक है, मैं दबा कर बैठ जाऊँ। और अगेन वो एक स्टबननेस बच्चे में आ जाती है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, मेरी मर्ज़ी को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, मैं तो ये करूँगा। जैसे शॉर्ट भी करते हैं ना अटेंशन लेने के लिए, खिलौने तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, तो वो सारी अटेंशन के लिए चीज़ कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन वो वही बात है ना, अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो हम जैसी माएँ ना, लेकिन कुछ बच्चे तो पूरा दिन भूखे रह जाते हैं। पता नहीं, हाँ, क्या खाते हैं कुछ बच्चे?
जिद पूरा हो पूरा गई ना, दिन वो कह रही कि जिद हो जाती है फिर। हाँ जिद फिर में वो नहीं खाते। जिद पे, हाँ आप खाना किस चीज़ का देखें ना, जब आप खाने को इस तरह से बच्चों को ठूस रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पनिशमेंट हो खाना एक डेंजर हो गया बच्चे के लिए कि ये कोई चीज़ डेंजरस है, ठीक है, ये मुझे ज़बरदस्ती दी जा रही, उसको नहीं पता कि खाने की अफादियत क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, मेरे लिए क्यों अहम है, ये सिर्फ मदर को पता है, ठीक है। अब आप अगर लविंग में वे में बच्चे को खिलाएंगे तो वो खाएगा खाना, थोड़ा ही चाहे खाए, लेकिन खाने के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। लेकिन जो ज़बरदस्ती ठूसने वाली चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा थ्रेट भी कर भाई रही होते हैं। लविंग वे में तो पूरा दिन खा जाएगा वो, खाना नहीं खाएगा, नहीं पूरा दिन खा जाएगा आप भी हमारा। थोड़ा सा ब्रेक उसको देना, लाइक थोड़ा सा ब्रेक देना ज़रूरी है। लाइक एक वही बात है, अगेन मैं कहूँगी कि माँ अपनी जो इमोशनल नीड है उसको पूरी ना करे कि इसको इतना खिलाना है, इतना मोटा करना है। एक तो मोटा बच्चा भी चाहिए, चबी भी चाहिए, कि गाल ऐसे होने चाहिए, वो इतनी तो ख्वाहिश है माँ की। लेकिन जब माओ के पास टीम होती है ना पूरी के 4-5 बच्चे, देन दे डोंट रियली केयर टू मच कि हाँ खा लिया। जिनका एक होता है ना, दे गो उनकी क्रेजी। सारी अटेंशन उसी पे होती है। और दूसरा ये कि आजकल तो पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी कि ओहो जेंटल पेरेंटिंग, ओहो बच्चे को ये नहीं कहना। हमारी अम्मियाँ तो एक चप्पल मेरी लगाती अम्मी तो थी। अभी भी घूरती हैं और मेरी मेरी अभी भी जान निकल जाती है। आँख दिखाती है, we're like sorted। एग्जैक्टली। और अब के बच्चे, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ अपने आप को कि नहीं है ना, जेंटल पेरेंटिंग, कुछ नहीं कहना, गुस्सा नहीं करना। उसके बाद मेरे अंदर की पंजाबी माँ बाहर आ जाती है और उसके बाद फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं, फिर मैं औजा को डांटती हूँ, मैं औजा ये कर लो, नहीं तो अब ना तुम्हें How old is she? शी इज़ 4। हाँ अभी शी इज़ यंग ना, माइन इज गोना टर्न 10, तो अब वो आंसर बैक करने लगे हैं कि यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट अम्मा, यू आर बीइंग रूड। शी इज़ 4, वो भी यही करती है। आप ना चीज़ें नहीं फिर सुनती है अभी भी। हाँ इट्स वेरी, हमारी तो हिम्मत नहीं थी अम्मी के सामने चूं करे, अभी भी नहीं है। तो कितना इंटरेस्टिंग इंटरप्ले मैं नोट करी हूँ, जैसे आप दोनों बात कर रहे हैं कि वही बातें जो बचपन में हमें स्ट्रिक्टनेस लगती हैं या लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी सुन नहीं रहे हैं, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं या एडल्ट्स हो जाते हैं, उसी चीज़ को हम ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। यू नो, हम तो बहुत सुनते थे अपने माँ बाप की, हमारी नहीं सुनते हैं, राइट। कितना देखें कैसा शिफ्ट आता है। वही चीज़ है, उस टाइम उसको पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन पेरेंट बन गए हैं क्योंकि वही डिलीवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वो टाइम अच्छा था। Exactly. Not for everyone. Like for me, my mother was very, very strict. जैसे आपके मतलब है वो हाथ वाथ भी उठा देती थी, थप्पड़ शप्पड़ आराम से, हाँ। तो मुझे ऑपोजिट रिएक्शन हुआ कि मैंने कभी अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना है। तो आई ट्राई टू बी अ फ्रेंड टू देम। शी वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड बट शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ओवर डिसिप्लिन्ड, ओवर, है ना? यू नो। एंड फॉर मी, आपको क्या लगता है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपको फ़ायदा पहुंचा या थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नुकसान भी? मुझे लगता है नुकसान पहुंचा है, इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहती ओके हूँ। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वही बात वो पॉजिटिव वे में समझा सकती थी या मेरी लाइक वो कम्युनिकेशन जो है ना बनाती, दोस्ती वाला या इशू ना एज अ बनाती। पेरेंट यू शुड बी द मैच्योर वन ना। हाँ। ये मुझे मैंने शुरू में ना, अच्छा माय किड्स आर ग्रोन अप नाउ, शुरू में मुझे ये एकदम से क्लिक हुई बात कि मैं डांट के उसको कह रही हूँ, चीख के कि चीखो नहीं, हाँ मैं खुद चीख के उसको कह रही हूँ चीखो नहीं, राइट। तो वो तो कहेगा कि खुद तो चीख रही है। दिस इज द होल थिंग, Yes. that kids don't listen to what you're saying, they follow what you're doing. हाँ हाँ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसी वक्त कि भाई मैंने एग्जाम्पल सेट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि भाई अपनी बहन पे वो ना करो, गुस्सा ना करो या चीखो नहीं, व्हाटएवर, तो मुझे बहुत कामली उसको ये समझाना होगा कि मैं एग्जाम्पल बनूँ कि आप किस तरह से रिएक्ट करें। ये नहीं कि मैं भी गुस्से में उसको कह रही हूँ कि ये नहीं, यू नो, इट डजंट वर्क दैट वे। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। सो इंडिपेंडेंट थीम, ये एक मेरे पास कार्ड है, इससे पीछे क्या आप इंडिपेंडेंट So yes, from a very young age, I knew my mind. I knew what in my mind was right and wrong, and what I wanted and what worked for me. तो ये कैसे इतनी छोटी एज से आपको कैसे पता था? इसमें क्या आपकी अम्मी की स्ट्रिक्टनेस काम आई या अब्बू का लाड? Abu ka laad. Because Abu was the soft, gentle
इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ, जिन्होंने कभी मुझ पे सख्ती नहीं की, कभी ऊंची आवाज़ से मुझे बात नहीं की, हमेशा एक दोस्त की तरह पेश आए और हमेशा मुझे इनकरेज किया। जो भी मैं करना चाह रही हूँ उसको सुना, उसको समझा और उसको इनकरेज किया। ऑपोजिट ऑफ माई मदर, माँ का हमेशा ये था कि हाय लोग क्या कहेंगे और तुमसे शादी कौन करेगा और यू नो लाइक थिंग्स लाइक दैट। जिसे अक्सर अम्माएं सोचती हैं। हाँ जनरली। हाँ, बट डैड वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा। ही वाज लाइक यू नो वो चिल थे। तुम्हारे और के लड़के में कोई फ़र्क नहीं है एंड यू नो लाइक जस्ट लिव योर लाइफ एंड डू व्हाट यू गॉट टू डू। सो फॉर मी दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड दैट्स द काइंड ऑफ पेरेंटिंग दैट आई न्यू कि मुझे अपने बच्चों को उस किस्म का पेरेंट बनना है, माँ जैसा नहीं बनना है। So my poor mother used to hit because we were jungly. हाँ। हाँ, हम सोने का इंतजार करते थे, रेसलमेनिया शुरू हो गई, मार रहे हैं एक दूसरे को। We were 3, so we were wild. You know, my eldest one was very तमीज़दार। मैं और मेरा भाई जंगजू बच्चे थे, एक दूसरे को मार रहे हैं, नोच रहे हैं, पागल नहीं होते। तो वो सही मारती थी हमें, एक आध मतलब सही लगा है हमें। और अम्मी जो है ना वो 7:45 से जंगजू होती थी। 7:45 हमारे अब्बा ऑफिस जाते थे और 5:45 के बाद अम्मी इतनी वेल बिहेव्ड होती थी क्योंकि अब्बा आ जाते थे। तो वो जो बीच का स्पैन था ना उसमें कुट लगती थी। बस उसके बाद जब अब्बा आ जाते थे हम सारे शेर होते थे, ये तो नहीं मारेंगी। तो उसके बाद हम हरकतें अच्छा, पता नहीं मेरी अम्मा का ऐसा रूप था कि उन्होंने हमें कोई तक मारा भी नहीं। हाँ। लेकिन एक आंख दिखाती थी तो एक रोब था, मगर जब मुझे दोस्ती की ज़रूरत होती थी तब वो मेरी दोस्त भी बन जाती थी। यानी कि उनसे डर भी था, स्ट्रिक्टनेस भी थी, डिसिप्लिन बहुत था और दोस्ती भी थी। पता नहीं ये कैसा रिलेशन था मुझे। बैलेंस्ड था। हाँ। हमारे यहाँ तो मसले आंखों का था। मेरी अम्मा की आंखें भी बड़ी हैं, मेरी भी बड़ी हैं। ओए, वो ओए। कहती थी नीचे देखो, अब मैं यूँ देख रही हूँ, मैं नॉर्मली देख रही हूँ, आंखें दिखाओगी तो हटैश। तो वो वाला हमारी बहुत लड़ाई थी कि नीचे देखो, नीचे क्यों देखो। अच्छा, और मेरे घर में मेरी अम्मी की मार तो कंसिडर ही नहीं करती थी ना। अम्मी से तो आप मिली नहीं है। हाँ। वो इतनी भोली मासूम से, वो डांटती भी थी ना, वो हम लोगों को फील ही नहीं होता था। अम्मी डांटे मारें फर्क ही नहीं पड़ वो रहा। इतनी मासूम है, इन्होंने अपनी अम्मा को हल्का लिया। वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही होती। कुछ ये भी हल्का नहीं लिया। बोलती। और वो अगर बोलती भी थी तो हम उसको इतना लाइट लेते थे कि हम लोगों को मतलब, हालांकि अम्मी ने शेर हो तुम लोग, घर के शेर थे। हालांकि अम्मी ने मेरा जो बड़ा भाई है, हम लोगों की अच्छी खासी कुट अम्मी ने भी लगाई हुई है। मेरी उतनी नहीं लगी भी, मेरे भाई की तो खैर बहुत लगी है। इतना बड़ा हो गया था तब भी वो जो लकड़ी के चम्मच नहीं आते वो तोड़े हुए हैं अम्मी ने उसके ऊपर। लेकिन वो हमारे लिए कुछ हमें फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब्बू का गुस्सा, हालांकि मैं अब्बू की लाडली हूँ, उसके बावजूद अब्बू का गुस्सा ऐसा था कि अब्बू ने सिर्फ और सिर्फ देखना है और वहीं पे सांसें बंद। और हमारे अब्बा तो बिल्कुल ही वाज अ क्यूकम्बर इन द हाउस। ही स्टिल अ क्यूकम्बर, बिल्कुल ठंडे मिजाज के, थोड़ी सी आवाज़ निकलती है उनकी। मेरी जिंदगी में एज सच इश्यूज नहीं उनके। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा दोनों बहुत बैलेंस थे। अब्बा जब अम्मी के हाथ से कहानी निकल जाती थी कहते थे आने दो तुम्हारे अब्बा को। आने दो। मैंने कहा भाई उनका क्यों इंतजार करिए, आप खुद कम है क्या? हमारी अम्मा को तो मौका ही और नहीं क्या, मिलता था कि वो खुद कम नहीं थे, अब्बा का क्यों इंतजार एक से करिए? भले दो। तो वो दोनों एक ही जैसे थे और दोनों की एक टीम थी। ऐसा नहीं होता था मैं अम्मी को कहती थी अच्छा मैं अब्बू को शिकायत लगाऊंगी, या मैं अब्बू से कहती थी मैं अम्मी को शिकायत लगाऊंगी। वो दोनों एक टीम हो जाते थे और जब वो टीम हो जाते थे तो वो सॉलिड हो जाते थे कि भाई अब तो हमारी दाल नहीं गलेगी, ना हम अब्बा से बोल सकते हैं कुछ, ना अम्मा से। सो मुझे ऐसा लगता था उनकी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो एक टीम है तो वो बहुत स्ट्रांग होते थे। अगर हम किसी एक दोनों में से एक ने कह दिया कि तुम लोगों ने छुट्टी आज नहीं करनी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जाना है कॉलेज या स्कूल, तो हम नहीं पटा सकते थे किसी को। तो वो एक टीम थे और वो वाली जो चीज़ थी वो मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर अप्लाई की। मैंने अपने मियाँ से कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों, तुमने अगर कुछ कह दिया तो मैं टस से मस नहीं होंगी, और अगर मैंने कुछ कह दिया तो आप भी नहीं बच्चों को और ये फेवर होना करो। चाहिए बहुत वरना बच्चे जो फायदा है उठाते वो फायदा भी उठाते हैं और उनके लिए कोई एक पेरेंट जो है वो फेवरेट हो जाता है और आप विलन हो जाते हो। कोई एक जो पेरेंट होता है तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने मना किया है तो दोनों को सेम पेज पे रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स टीम नहीं होगे ना, घर में छोटी छोटी बहुत सारी टीम्स बन जाएंगी। यस, ऐसे ही जी। नेक्स्ट, अच्छा एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम अपनी बुराइयां करेंगे जो हमने अपने अम्माओं को तंग किया है ना, वो सारी बुराइयां हम आपको आज बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है हमने अपनी अम्माओं को कितना तंग किया और फिर हमारे बच्चों ने भी हमसे फुल बदले लिए। सो आज इस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है शॉपिंग। तुमने अपनी अम्मा को शॉपिंग भी तंग किया होगा। बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट आया था कि मेरी अम्मी ने मुझे ले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कहीं जाती थी, मैं उनको कहती थी कि अब अगर मुझे लेके आए कुछ भी ले दो, एक पेंसिल ले दो, बाथरूम की चप्पल ले दो, लेकिन ले दो। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे चीज़ नहीं मिलेगी, खाली हाथ नहीं मैं जा सकती। और मैं लिटरली, और अब जब मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ ना रोते हुए बाजार में, तो मैं कहती हूँ यार आई शिट, मैं यही बच्ची थी मैं भी, क्योंकि मैं रोने लग जाती थी। और फिर अम्मी घर आके अब्बू को बताती थी कि आपकी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया है, वहाँ जिद करी कि और कुछ नहीं लेके देना, मुझे बाथरूम की चप्पल ले दो, लेकिन लेके दो, कुछ तो जाएगा मेरे साथ आज घर। फिर मुझे याद है उसके बाद अम्मी ने मुझे ले जाना बंद कर दिया था। अम्मी ने कहा ये बच्ची नहीं जा सकती है बाजार, सोशल एम्बैरेसमेंट है आपकी बेटी, ये नहीं जाएगी। और मैं वाकई में काफ़ी बहुत टाइम तक, जब तक मैं लिटरली कॉलेज में नहीं पहुंच गई थी, तब तक मेरी अम्मी मुझे नहीं लेके गई। अच्छा, अब ये देखिए, ये वाली जो सिचुएशन है ये सारी माँओं ने बेयर की होगी अपने बच्चों के साथ। उनके ज़िद का ये मतलब लेवल आप चेक करें। अगर हम आपको मिसालें दें कि घुटने रगड़ के ज़मीन पे लेट जाते हैं बच्चे, ये आम प्रैक्टिस होती थी, ये वो वाली बच्ची। हाँ, घुटने रगड़ के ज़मीन पे, कपड़े जूतों के लिए नहीं, कैंडी इसका शौक था, आज तक है। तो ये क्या बच्चों की साइकी है? क्या उनको नहीं वो फील होता कि एम्बैरेसमेंट हो रही है पेरेंट को, वो रो रहे हैं तो लोग उन्हें देख रहे हैं? नहीं, उनको फील नहीं होता। और एक चीज़ और पेरेंट्स कहते हैं कि देखो अभी ये रो रहा है ना बच्चा, तो इतना ड्रामेबाज, इतना ड्रामे करता है, 2 मिनट में हंसना शुरू कर देगा। ऐसी बातें भी पेरेंट्स कर रहे होते हैं। नेगेटिवली लेबल करना वैसे इसको कहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन होता इसलिए है कि जो छोटे बच्चे का नर्वस सिस्टम है ना, वो उसका जो इमोशनल स्टेट में रहने का टाइम स्पैन है बहुत छोटा है। बहुत जल्दी उसकी इमोशनल स्टेट जो है ना चेंज होती है। तो बड़े उसको कहते हैं कि ड्रामा करता है, अभी तो ये कर रहा था, अभी तो वो कर रहा था। अब शॉपिंग की बात पे आते हैं कि ये कह रही कि मैं लेट जाती थी और सब चीज़ें जो भी करती थी। अगेन प्रायोरिटी वाली बात है कि यहाँ आए हैं तो मुझे प्रायोरिटी दें। मैं ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगी, मतलब मुझे प्रायोरिटी, मुझे पता चले कि मेरी क्या अहमियत है, मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो पेरेंटिंग में मैं हमेशा लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि बच्चे अगर ऐसा करें, शोर करें, अक्सर बाज़ार में जाके बहुत ज़्यादा वो शोर करते हैं, कुछ लेकर ही दें, तो वहाँ आइडियली जो करना चाहिए और जो फ़ायदेमंद भी है, बच्चे को उठाएं। क्योंकि बच्चा देखिए कितनी भी जिद कर ले, कुछ भी कर ले, इवेंचुअली बच्चा हेल्पलेस होता है। बड़े की अथॉरिटी बड़े की ही होती है और आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। वहाँ से अपने काम छोड़ दें, बच्चे को उठाएं और घर लेकर वापस आ जाएं और आकर उसके साथ बात करें कि हम इसलिए वापस आए कि तुमने वहाँ पर रोई थी, तुमने एक सीन क्रिएट किया था और डिस्टर्बेंस हुई थी, हम इसलिए वापस आए। उसको मारें नहीं, उसके साथ लड़ाई ना करें, उसको एक नेगेटिव बच्चा लेबल ना करें, या ये नहीं कहें कि तुम तो हमेशा फसाद करते हो, ऐसी बातें ना करें। उसको ये बताएं कि ये इसलिए हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी कभी होगा तो ऐसे ही होगा। 1 बार 2 बार 3 बार आप यकीन करें बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी तरबियत का हिस्सा बन जाएगा। Exactly. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है एज पेरेंट, आप उसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं। एनर्जी तो आपकी जा रही है ना। जैसे इन्होंने बताया हिरा ने कि इनकी मदर आके घर पे फादर को कहती थी देखें आपकी बेटी ने ये किया वो, कि एनर्जी तो उनकी गई, तो वो एनर्जी अप्रोप्रिएट तरीके से क्यों ना इस्तेमाल की जाए। लेकिन ये तरबियत माओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम उनको बातें कौन बताएगा? माँ ट्रेन करेंगे किस तरह बेचारियों का। को उनको कौन बताएगा कि हमें कैसे रिएक्ट करना है? वो तो अपनी मदद आपके तहत उनको जो भी उनको आ रहा है उनके दिल में। अरे इस पूरी सिचुएशन में एक और चीज़ सोचने की है, जैसे नॉट ओनली, बार बार मैं हीरा को पॉइंट नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं, सॉरी, कोई मसला नहीं, आप अच्छा, इस तरह से होता है, ठीक है, कि वो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शिफ्ट होती है। मदर्स अक्सर कहती हैं देखिए आपके बेटे ने ये किया, आपकी बेटी ने ये किया, अच्छा ये सब चीज़ें बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि मेरे किसी एक्शन ने मुझे, मतलब यहाँ वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ डाल रहा है, वहाँ वाला यहाँ डाल रहा है। बच्चे की अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो इसलिए जो भी पेरेंट उसके साथ डील कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें और माइंडफुली बच्चे को मारने के बगैर, गालियाँ देने के बगैर, कुछ भी बुरा भला लान तान करने के बगैर उसके साथ कॉन्वर्सेशन करें। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े के साथ करती हैं कि देखो तुमने ये किया था इसलिए हम आ गए, क्योंकि ये मैनर्स नहीं है बाजार में जाने के, इस तरह नहीं होता है, वी डोंट डू दिस वे। ये कल्चर बताएं अपने बच्चों को, और इसका असर होता है।
बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज दे आर मच मोर इंटेलिजेंट दैन वी मेक देम आउट टू बी। Yes, you are right. हम जिस तरह से बच्चों के साथ बात करते हैं या डील करते हैं, वी थिंक दैट दे आर स्टूपिड या पता नहीं क्या, यू नो, हालांकि दे आर वेरी वाइज, एंड इफ़ यू स्पीक टू देम इन अ रिस्पेक्टफुल mature way, they will develop the ability even more to respond in a mature way. ओके, हाँ, तो ये देखें बहुत सारी टिप्स आपको बातों ही बातों में किस्से सुनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टिप्स भी, पेरेंटिंग टिप्स भी बेसिकली आप आज के शो से हमारी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज़िद्दी वाली चीज़ भी आ ज़िद्दी गई। स्टबर्ननेस मेरी उस बात से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि यू नो आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ्लॉ मेरी स्टबर्ननेस थी, जो अब जाके बहुत आप बच्चे के आगे तो यू कांट बी स्टबर्न, यू नो, यू हैव टू बी लीनियंट, तो वो सारी ज़िद तो अब ख़त्म हो गई है, इट हैज़ गॉन ऑल डाउन द ड्रेन। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी थी कि अगर मैंने कह दिया मैंने नहीं करना ना, तो फिर कोई आसमानी ताकत भी नहीं हिला सकती कि मैं वो कर लूँ। अगर मैंने कह दिया नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिद बड़ी है शायद अम्मा अब्बा की एटीट्यूड से, वो बड़ी है, या तुम फितरतन थी ऐसी? नहीं, इट वाज हर बंदे का ना नेचर होता है। हाँ। मेरे नेचर में था उसको फितरत कहेंगे ना? हाँ, फितरत। इनबिल्ट कहते हैं ना Inbuilt उसको, है। फितरत। हाँ। हाँ। कि मतलब अगर एंड नॉट जस्ट इन बुरी चीज़ें, कि अगर मैंने क्लास में सोच लिया कि मैंने मैथ्स में 99 लेने हैं, तो आई विल मेक श्योर मैं दिन Okay. रात तो ये एक तो कर तुम्हारा दूंगी। एडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज माँ बाप के लिए था कि बंदा पागल ही हो गया, कि लगे मैं बेवकूफ़ों की तरह कि यू नो इसको परफेक्ट करना है। तो ये अच्छाई और उसमें ना बैलेंस नहीं समझ आती थी कि हर चीज़ में यू नो छोटी सी चीज़ कि एक कैंडी दे दी, दूसरी क्यों नहीं दी, एक और चाहिए, यू नो, अब कहीं जाना है तो आई विल मेक श्योर आई गो। इवन फॉर दैट मैटर जब मेरी शादी हुई तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये एटीट्यूड तो चल ही नहीं सकता, ये पेरेंट्स ही बर्दाश्त करते हैं आपकी ज़िद्दें, आपकी बदतमीज़ियाँ, नॉट योर इन लॉज, यू नो, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी इनिशियली। तो फॉर 11 years आई स्टेड विद माई मदर इन लॉ एंड माई ब्रदर इन लॉ। तो वहाँ ये कौन नखरे बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करता। एंड देन उसको मैंने बड़ा यू नो टेपर डाउन किया कि नहीं, अब इंसान काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। अभी अच्छा, भी अब मुझे कभी जैसे कभी इसकी होता है वाली ये। बात है, जिद क्या ये इनबॉर्न होती है, आपकी नेचर में होती है, या किसी किसी वजह से डेवलप होती जाती है और फिर हम उसको एज पेरेंट और पानी दे रहे होते हैं, जैसे पौधे को पानी देते हैं और परवान चढ़ाते हैं? तो क्या हम अपने बच्चों की जाने अनजाने में जिद को एग्रीवेट कर रहे होते हैं? अच्छा, बच्चे के अंदर ना जिद नहीं होती, उसकी एक ही बेसिक नीड होती है, अटेंशन होती है, फ्रीडम होता है, एडवेंचरस होता है बच्चा, फ्रीडम चाहिए मुझे, मैं ये भी कर लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ। अब ये वाली जो एक नेट नीड है बच्चे की, ये जिद पता है कैसे बनती है? पेरेंट्स की वजह से। कैसे? जब बच्चा कुछ करना चाह रहा है, ठीक है, बच्चा कुछ करना चाह रहा है, उसको देखिए, मना करने के ना तरीके आप माइंडफुली सोचें कि कौन सा बेहतरीन तरीका हो सकता है, सिविल तरीका। बच्चा एक प्रॉपर इंसान है, इसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्टफुली आप बात करेंगे, समझाएंगे उसको, एक बार 2 बार नहीं 10 बार में समझ आएगा। पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं? अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं, डांटना, पनिश कर लेना, उसको सोशली आइसोलेट कर देना कि हम कहीं जा रहे हैं, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे, बाकी बहन भाइयों को ले जाना, कार्टून टाइम में देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाएंगे क्योंकि पनिश करना है। अब ये चीज़ें वही जो एक इनेट नीड थी बच्चे की, इमोशनल नीड थी, वो ज़िद में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब तो मैं ये करूँगा। हम भी जैसे बड़े विभागी हो जाते हैं ना, ठीक है अब तो मैं करूँगा, मुझे बुरा बना ही दिए, मुझे लेबल कर दिया है, आइसोलेट कर दिया घर में ही, तो अब ठीक है मैं ये रिपीट करूँगा। जब रिपीट करते रहते वो ज़िद बन जाती है। आई थिंक नहीं दैट तो इज आप- सच एन हाँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर आपने जैसे ये कह रही हैं कि एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म कर दी हैं, तो दे हैव नथिंग टू लिव अप टू, राइट? तो अगर आप उनको उधर रख रहे हैं तो फिर वो गिरते हुए भी 2 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि आपने उनको एक मकाम दिया हुआ है, राइट? अगर आपने उनको इधर गिराया हुआ है शुरू से ही, तो वो दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? सो आई थिंक दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा इसमें एग्जाम्पल देके एक मैंने समझाएं। इसमें पॉइंट और ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि बच्चा फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है मुझे ऐसा समझा जा रहा है, अब मैं ऐसा ही बनूंगा, उसका क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसने देखा होता है कि पेरेंट्स के अंदर वो अथॉरिटी है,
वो कंट्रोल मुझे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ये सोचता है कि मेरा मतलब वो एक्टिवली सोचने नहीं बैठता है, लेकिन वो ऐसे काम करता है कि उसके अंदर भी अथॉरिटी आए। देखिए ज़्यादातर शरारतें जो माइंडफुली बच्चे कर रहे होते हैं, गलत काम भी थोड़े बड़े होकर कर रहे होते हैं लोग, उसकी बच्चे की या इंसान की नीड क्या होती है, मेरा कंट्रोल हो, पावर हो मेरी, ठीक है। अच्छा, जब वो ये सब करना शुरू करता है, घर में कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है ऐसा गुंडा टाइप बच्चा होता है जो सब पे रोज जरोब जमाता है, वो क्यों ऐसा होता है? उसको पावर की ज़रूरत होती है। उसने कहाँ देखा होता है कि पावर बहुत ज़्यादा अहम है? उसने पेरेंट्स में देखा होता है कि आप पावरफुल हैं, जब भी तो आप हमें कंट्रोल करें, अब मैं पावरफुल बनूंगा, मैं सबको कंट्रोल करूंगा। इसी तरह डेवलप होता है। बच्चे ज़िद की बात हो रही थी ना जैसे, तो बच्चे ज़िद में ये भी कर रहे होते हैं कि मारते हैं, मदर को भी मारते हैं, बाल नोचते हैं, सब करते हैं। अच्छा, जब ये कर रहे होते हैं तो उस पे भी मदर का डबल रिएक्शन आता है, कमरे में बंद कर देना, बुरा कहना, देखो वो तो ऐसा नहीं करता, तुम करते हो, तुम तो हो ही बुरे, तुम तो ऐसे, या फिर उसको पलट कर मारना शुरू कर देते हैं। या इग्नोर भी करते हैं कुछ पेरेंट्स। जी, क्या इग्नोर करना चाहिए? नहीं, इग्नोर अगर नहीं बच्चे ने करना, मारा नहीं, है नहीं। तो हर बिहेवियर को एड्रेस करना है, कम्युनिकेट तो आपने करना ही करना है। हर बिहेवियर को आपको तरीका आना चाहिए कम्युनिकेट करने का। और कुछ लोग हंस भी रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ लोग हंस रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, इट इज नॉट फनी एट ऑल। In public they do that because they're so embarrassed and they don't know how to deal with it. तो public में वो minimize कर रहे होते हैं, but I don't think एग्जैक्टली, private वो में। बिल्कुल। और फिर वो ये कह रहे होते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। भाई खुद ही कुछ ठीक नहीं होता। अच्छा, अब अगर बच्चे ने आपको public करना- में ऐसा किया हाँ, है, मैं आपको बता फिर रही कैसा react पब्लिक करे या parent? कहीं पे भी अगर बच्चा आपको कर रहा है, एक तो पहली बात, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताती हूँ। पहली बात है कि पेरेंट्स को अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है कि जब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम मारेंगे नहीं, जब तक हम सज़ा नहीं देंगे तो असर नहीं होगा। प्लीज़, असर होगा लेकिन बदतरीन असर होगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जब बच्चा आपको मार रहा है, ठीक है, आपने ये सोचना है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ा मार रहा है तो आप क्या करेंगे? ऐसे किसी ने मारा, आप हाथ पकड़ेंगे ना, और लिटरली आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है और उसको आई कांटेक्ट बना के अपने बच्चे को कहना है, वी डोंट डू दिस। अच्छे लोग, सिविल लोग, डिसिप्लिन लोग ये नहीं करते हैं, ओके? बाद में उसका हाथ वहाँ रखना है, इसको रिपीट करना है आपने। ट्रस्ट मी, बच्चे की आदत ख़त्म हो जाएगी। और आपने ये नहीं कहना कि तुम ऐसा नहीं करो, मैंने कहा है वी डोंट डू दिस। हमारे फैमिली कल्चर में ये नहीं करते हैं। वी एक टीम बना के बताएं, क्योंकि जब आप बच्चे को कह देते हैं तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल सेपरेट एक एंटिटी बना देते हैं, वो अपने आप में एक टीम बन जाता है। आपने वी का वर्ड यूज़ करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी टिप है। आप पहले क्यों नहीं मिली जब बच्चे मेरे छोटे थे? अब तो पल गए। ट्राई कर चलिए, लें आप। उनके बच्चों को हेल्प कर दूंगी मैं। ट्राई कर लें। क्या हो रहा है ये? अच्छा, सिर्फ अब्बू की बात मानना, वो तो आपने बताया, लेकिन क्या आप भी जिद्दी थी बेसिकली? वो ना कि अम्मी के साथ मेरी सारी जिद थी, अब्बू के साथ कोई जिद नहीं थी, ओके, राइट? आप बिकॉज सुनती भी उन्हीं की थी फिर साथ? सिर्फ हाँ, क्योंकि वो मुझे रीज़नेबल लगते थे, तो उनके साथ कोई ज़िद करना या कोई आर्ग्यू करने का मौका ही नहीं मिलता था। ओके, अम्मी और मेरा क्लैश होता था, यू नो, बिकॉज़ वो अपना विल मुझ पे इम्पोज करना चाहती थी, या अपना पावर या जो भी अथॉरिटी उस तरीके से, जैसे टिपिकल माएँ करती हैं, औरतें करती हैं, और वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। ओके, तो फिर क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, या मैं जैसे आप कह रहे हैं कि घूरती थी, या मैं अपना गुस्सा दिखा रही होती थी उस वक्त, तो वो चीज़ें फिर और एस्केलेट करती थी। जैसे मेरा भाई था, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो वो चांटे भी खा लेता था, फिर भी हंस लेता था, और यू नो मेरी अना को बहुत ठेस पहुंचता था कि अगर मुझसे कोई इस तरह से बात कर रहा है, या कोई अपना यू नो, और उनकी बातें मुझे फिर वो लॉजिकल भी नहीं लगती थी, यू नो, कि लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर एनीथिंग एज फार एज, यू नो, तुमसे शादी कौन करेगा, लाइक, लेकिन डोंट यू थिंक ये तो लोग क्या कहेंगे तो अभी तक चल रहा है? no, but it's such a ridiculous argument to say to your child. You're not explaining the consequences of their actions in a logical way. आप शिफ्ट कर रहे हैं, ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, उन तीनों की
अलग अलग पर्सनालिटी बिल्कुल। उन तीनों बच्चों में से कोई एक आपसे सवाल करेगा कि आप मुझे इससे क्यों रोक रहे हैं, आप मुझे लॉजिक दें। दो बच्चे या उनमें से एक बच्चा होगा वो कहेगा भाई अम्मी ने कह दिया पत्थर की लकीर है। मैं वो वाला वाले बच्चा थी ना कि क्यों बहुत सारे घरों में तीन, मैं बता रही हूँ ना, सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। और वही बच्चा जो आपसे सवाल करता है, जो अक्सर पेरेंट कहते हैं ये बहुत, वो क्या कहते हैं, बदतमीज है, बदजबान है, या वो इश्यूज हैं बहुत। लेकिन वो बच्चा ज्यादा ज़हीन होता है, वो वो बच्चा ज्यादा mature चैलेंज कर रहे होता है ना अथॉरिटी आपकी, दैट फॉर देम इज कंसिडर्ड बदतमीज। यस, वो बच्चा ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होता है, वो छोटी सी उम्र में ही दुनिया को देख रहा होता है और वो और लोगों को भी देख रहा होता है कि वो लोग तो ऐसे नहीं करते, मेरे पेरेंट इस तरह की सख्ती मुझ पे क्यों कर रहे और वहीं से आप क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की ना कुचल देते हैं, you know, ये तो है ही ऐसा, ये तो वैसा है। जो उसकी क्वालिटी होती है उसको आप कितना बैडली ट्रीट करते हैं, इमेजिन कितनी आयरनी है ये। हाँ, ऐसा तो है, ऐसा है। बट आई थिंक इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज वो बैलेंस हो जाता है कि एक पेरेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, एक थोड़ा सा उसको कॉम्पनसेट कर रहा ऐसा होता ही। है, तो फिर कुछ ना कुछ उसमें वो आ जाता है बैलेंस। जैसे मेरी एग्जांपल में भी ये था कि ऑपोजिट पेरेंटिंग टेक्निक्स थी दोनों की ना। गुड कॉप बैड कॉप। यस, ऐसा ऐसा है। Yes. लेकिन बिल्कुल ही बच्चे के साथ ये एक बात है, इस पे बहस भी चल रही है कि बिल्कुल ही आप फ्रेंडली नहीं हो सकते कि बच्चे को बिल्कुल कोई भी खौफ, lenient नहीं हो डर, सकते। डिसिप्लिन ना हो। दोनों में से किसी एक को थोड़ा बहुत, इतना एक्सट्रीम पे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और वो एक होना But I चाहिए। think what she's trying to say is you can discipline without being abusive, या right? You can be logical and firm. Yes. That this is not I need to say acceptable. firm, हाँ. actually. Right? सही firm का मतलब कि आपने जो बात कह दी है, भले प्यार और मोहब्बत से किए कि 9 बजे बिस्तर पे होना है, सोना है। आपके बच्चे, आप दोस्ती है अगर आप में, तो आपके बच्चे आके गले पे लटकेंगे, प्लीज प्लीज आधा घंटा 1 घंटा। जहाँ आपने उनकी वो मोहब्बत में नहीं, आपने बोल दिया नहीं बेटा ये मैंने कह दिया है, अगर आप उससे हटेंगे तो फिर वो नहीं रहेगी। उनको पता है कि अम्मा ने कह दिया है, प्यार मोहब्बत But से कहा I है। think इतना rigid होने की भी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। You know, listen to what your child is saying. अगर कोई फजूल stupid बात है तो ठीक है, अगर कोई genuine बात की वजह से they want to stay up late today, ओके, you know what I mean? So make that exception so that they feel कि okay we have some हमारी कोई से है, हाँ, we हमारी- have हमारी some कुछ सुना जा रहा है। exactly हमारी कोई importance है importance के अलावा we have some sovereignty over our life कि हम अपनी ज़िंदगी पे हमारा भी कोई वो है भैया बच्चे तो power। ऐसे, मेरा बच्चा कहता है आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती। अब अगर रात को मैं सुला रही हूँ उसको टाइम पर, तो वो कहाँ से ना खुश हो? अच्छा, you know क्या आप what? मुझे खुश नहीं देख सकती? एक Because ब्रेक you के see- बाद इसको because- discuss, एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हम ब्रेक में एक अलग शो लेकर आए हुए होते हैं, But the same conversation. बट द सेम कॉन्वर्सेशन, और फिर हमारी बातें अभी भी ख़त्म नहीं होती। और मुझे लगता है 2.5 घंटे बाद भी एक पूरा हम एक और शो कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये सबकी ज़िंदगी में वो इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं और गुजर रहे हैं। तो कपड़ों पे तंग, बेटा तुम्हारा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड कपड़ों पे तंग, मुझे लगता है मैंने नहीं, ये शायद औजा के बारे में मैंने बताया था। और क्योंकि- जाकर बता। हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे, उनकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। बहुत कि मैंने ये पहनना, मुझे याद है भाई मैं छोटी थी, मैं छोटी क्या, मैं इतनी बड़ी हो गई थी, मेरा कौन सा हेयर कट हो रहा है वो भी मेरी चॉइस नहीं थी। हाँ, अम्मी। ठीक है, अम्मी ने हमेशा, मैं वो पिक्चर्स जला देना चाहती हूँ, ठीक है, जो मेरी वो पिक्चर्स हैं, क्योंकि इतना लंबा कद निकल के, और उसके बाद जब वो बॉय कट और बेबी कट होता था, ठीक है, वो इतना तुम्हारे बुरा अम्मा ने भी लगता हमारी था। बॉय कट रखी है। मेरे Sorry, मशरूम्स। अम्मा जी। हाँ, तो वो अम्मी ने वही कटवाने, अम्मी कहती थी इसके सिल्की बाल हैं, मुझे ले जाती थी जो अब्बू का नहीं, जो नाई था उसके पास, ठीक है, और उसके पास जाके कहती थी इसकी कटिंग कर दो, बस बेबी कट कर दो। मेरी अम्मी को एक कटिंग आती, बेबी कट, वही जाके वो बेबी कट जो है वो मैं गधे जितनी बड़ी हो गई थी और बेबी कट ही हो रहा था मेरा, माय ठीक गुडनेस। है। लेकिन औजा, शी इज 4,
और उसको पता है कि मैंने ये हेयर कट नहीं कराना। अगर उसका हेयर कट कभी ख़राब हो जाता है, आई किड यू नॉट, वो नाराज़ हो जाती है, वो मूड बना लेती है कि आपने मुझे क्या बना दिया है, कि आपने मेरी कैसी कटिंग कराई है, कि आपने मुझे कैसे कपड़े पहनाए हैं। नहीं तो बलात जो है वो इंटरनेट से मुझे तस्वीर निकाल के देते हैं कि मुझे ये हेयर कट चाहिए, इससे But इधर now उधर you look at 11-year-old girls, 9-year-old girls, उनकी grooming, ओ मतलब है सफोरा पे वही होती है ज्यादा। Same, I got my eyebrows done when I was in inter. आजकल सारे बच्चों के वैक्स हुए होते हैं। मेरे तो अपर लिप्स मैट्रिक में बने हैं भाई। Exactly. 10th में मूंछों के साथ Exactly. को एजुकेशन में पढ़ाई की है मैंने। कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही तो नहीं अम्मी था। को जाके बोला, और अगर गलती से कभी लिपस्टिक लगा दी तो एक चांटा पड़ता था। ओहो, यू नो व्हाट आई मीन, कि पागल हो गए हो, मेकअप जाके मुंह धो। यू नो व्हाट आई मीन, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। अब तो आप 11 साल की बच्ची को देखें, ब्लो ड्राई हुआ हुआ है, बेस लगा हुआ है, कॉन्टूरिंग हुई हुई है। everywhere. I mean, I learned grooming or whatever when I started modeling. उससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था भाई। कि ऐसा क्या ही होता है, है makeup? ऐसा ही है। मेरी तो बड़ी 30s में जाके अक्ल आई है ग्रूमिंग की। मेरी तो बड़ी बहन, मेरी छोटो अम्मा मैं उसको कहती हूँ, वो मूवी में नहीं था छोटो अम्मा, मेरी बड़ी बहन मुझसे छोटो अम्मा वो जाके बाल कटा देती थी कि ओ माय गॉड कहीं जुए ना पड़ जाए, इसके बाल कटा दें, बिकॉज मेरे थिक बाल थे। बाल कटा दिए, उसके बाद कपड़ों पे प्रॉब्लम, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वो हर चीज़ वो डिसाइड करती थी। आई वॉज नॉट अलाउड टू वेयर मेकअप। जब इतनी बड़ी ताऊ सिंह जैसी मूछें हो गई तब बनवाई हैं मिनी सेम। हाँ जी, अब बनवा लेते हैं, तो वही याद मुझे याद है मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई हैं, आई एम नॉट किडिंग। मैंने अपर लिप्स करवाना शुरू किया था जब मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद All of us. ठीक है, क्योंकि मूछें बहुत ज़्यादा आ गई, अगली मूछें, अगली मूछें काली काली ना, में लड़के भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ बहुत बहुत आईब्रोज मैंने और उसका बनवाई कितना हैं mental अपनी health पे शादी से पहले, आईब्रोज। हाँ, अपनी शादी से पहले। और मैंने वो डर डर के बनवाई थी कि अगर मैंने बनवाई तो कहीं अम्मी ना मुझे डांटे। और मैं गई हूँ और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, और मेरी अम्मी भोली मासूम, उनको कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैंने बता दिया कि मैंने आईब्रोज बनवाई हैं अम्मी, क्योंकि वो सोहान वाली कह रही थी कि आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, शादी है तुम्हारी, अब तो तुमने करवा ली, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ नहीं वो ठीक भी लग रही हैं। तो मैं, और अब मैं औजा को देखती हूँ, उसकी चॉइसेस इतनी मैटर करती हैं कि अगर घर रहते बेबी स्कूल से आई है और मैं कह रही हूँ औजा ये कपड़े पहन, मैं ये नहीं पहनूंगी मैं वो पिंक वाला बारबी वाला आउटफिट पहनूंगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो क्या पहन रही है। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी उसने अपनी पसंद के, एक पॉइंट था जब वो नहीं ये करती थी, मैं अपनी पसंद के कपड़े उसे पहनाती थी। अब तो उसने एकदम से चीज़ें करना शुरू की हैं, मैं ये पहनूंगी और मैं ये नहीं पहनूंगी। भाई मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसको मैंने बेचारे को जो पहनाया, बो लगा दी, टाई पहना दी, जो कुछ पहनाया उसने उफ नहीं की। लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसको तो चाहिए 4 साल बड़ी टी शर्ट्स जो कि ढीली हो, हाँ, और नरम वाला मटेरियल, तो और क्रॉक्स। मेरा मैं बेटा कहती हूँ, जूते नहीं smart पहनता। लग रहे हो, नहीं सुनता। क्रॉक्स, कंफर्ट। they're not Comfort. comfortable अम्मा, मुझे लग रहा है it's so tight, वो काट रहा है। बट जो अच्छी चीज़ है, आप अपने छोटे वाले के साथ रियलाइज करती होंगी, नाइल का फेवरेट कलर इज ऑरेंज। Imagine. They like bright colors. मतलब उसकी Crocs भी, you know, he got himself fluorescent green Crocs नहीं होते. Wow. Because he saw them somewhere. तो उसने वो खट्टे रंग के जूते लिए, and I was like, क्या ले रहे हो भाई? He was like, no, अम्मा, they're so cool. तो ये वाली जो generation है, they love colors. लेकिन उनको कंफर्ट चाहिए। लेकिन ढीले Also, कपड़े। they understand trends, they understand what's in fashion, Exactly. and they want to follow that because it's become so big. हमारे ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप you know just you pick up your phone and you have all the information कि what's in, what's out, what's cool, what's not cool. हमें तो पता ही नहीं था कि cool क्या नहीं cool, you know, there was no concept. हमें तो जो अम्मी ने पहनाया हमने वही पहन पहन लिया। लिया। दो बहनें जो अम्मी लेकर आई। ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें ये चुभ रहा है, ऊपर उसमें तो चुप हो जाओ और you know just यार हमने कितनी सारी फ्रॉकों के नीचे इतनी गंदी ब्लैक हाई नेक पहनी है। मुझे वो परी वाली आज तक फ्रॉक याद होती है, थी। मेरी और कज़न की शादी थी, अम्मी ने मुझे एक आउटफिट पहनाया और मैं अच्छी खासी बड़ी, आई थिंक मैं 5-6 क्लास में थी, और वो मुझे चुभ रहा था और मैं बोल नहीं सकी अम्मी को कि यार अम्मी मुझे चुभ रहा है, प्लीज़ चेंज कर दें। मैंने वो पहना हाँ। और मेरे फंक्शन में अम्मी ने अगली वाले कर्टन बैंग्स भी कराए थे। वो अगली वाले नहीं होते, वो 2 फुन्ने से लटके हुए,
वो, और हम तीनों के हुए थे, अम्मी ने अपने भी कराए थे, मेरे भी, मेरी बहन के भी। हम इंडिया जा रहे थे खानदान से मिलने, मैं बता नहीं सकती हम कितने गंदे लग रहे थे, तीनों तीनों माँ बेटियाँ एक जैसी, भयानक। शुक्र है वो तस्वीरें खराब हो गई। और मैं तो चले, ये तो फिर भी वो है, मेरे एक रिलेटिव ने में वो जून जुलाई में अपने सारे बच्चों को गंजा करा देती थी। हाय अल्लाह, के बाल अच्छे उगेंगे बाद में। बाल ये भी अच्छे था ना, ये भी उगेंगे, बड़ा जुएं नहीं पड़ेंगी, है ये। पूरे बच्चे गंजे। एक मैं आज ये टीवी पे बैठ के बताना चाहती हूँ, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जितनी गंजे कराओगे उतने बाल अच्छे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ जीन्स में है वही आएगी। नहीं बदल सकती अल्लाह, है। मुझे 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 तकलीफ होती थी उसके बच्चों को देख के, 2 बेटियां और 1 बेटा, सब लाइन से गंजे, अल्लाह वाह। और उनकी छुट्टियां कजन्स के बगैर गुजरती थी। वो अपना मुंह छुपाए रखते थे कि क्या कर, ये आप और बच्चों उनकी को ट्रॉमा बचपन की दे रहे हैं। तस्वीरें वो बहुत जला ज़्यादा। दी होंगी उन्होंने। वेरी ट्रॉमेटाइज। अगर आपको लगता भी है कि बाल घने होते हैं तो जब तक बच्चे छोटे हैं 2-3 साल तक के, तब तक बार बार उनको 2-3 करवा साल लेना। भी नहीं, वाहियात 1 साल से, concept, हाँ 1 साल से पहले जब तक हाँ। बच्चा ठीक है वो बेबी कैप पहन के रख सकते हैं, आई थिंक तब तक मेरा आप बच्चा पेंट करवाएं। एक ही बार गंजा हुआ है बस। फिर हमने सब फौजा ने को मैंने मिलके 2 दफा उस कराया। रिश्तेदार को समझाया कि देखो बच्चों की मेंटल हेल्थ भी होती है, Exactly. उनकी रिस्पेक्ट है कुछ यार। 6th क्लास में, 5th क्लास में, 4th नहीं, क्लास में ये बहुत गलत बच्चे है। समझदार होते Embarrassing है हैं बच्चों के लिए। वेरी और एम्बैरेसिंग। चलो लड़के फिर Traumatic. समझ जाएंगे शायद गंजापन, Because लेकिन kids are लड़कियां- very unkind. Kids can make fun of you, bully you, Yes. you know. तो वो एक वो भी होता था ना, पहले बच्चों को सुरमा लगा देते थे, अजीब बच्चे बहंगे, अजीब बहंगे लगते थे वो, क्यों? आंखें बड़ी करने के आंखें हसीन हो जाएंगी। आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। वो कटता है ना। इतना सारा सुरमा। नहीं, फिर बाद में डॉक्टर्स ने मना करना मना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो पता हो सुरमा क्या वो आता ही कॉन्सेप्ट था उनका? कॉन्सेप्ट ये था सुरमे में एक ऐसा चीज है जिससे आंखें Antiseptic. कटती हैं तो आंखें बड़ी होती जाती हैं। मुझे तो ये सुनने में मिला था कि ये चीज ना कटती जाती है। माय गॉड, आई डोंट नो, लेकिन जो माँ बाप की आंखें होंगी बच्चे की उसी पे उन्हीं पे जाएंगी। वही मुंह आएगा सुरमे से भाई। कितनी बड़ी आंखें हो जाएंगी। नाक डुबाते रहो बच्चों का कि तीखा नाक हो जाए, पता नहीं और क्या anyway, there might be some truth to that. नहीं, आप मुझे तो एक बात देखो, बताएं, तो फेस हड्डी नरम मसाज होती वगैरह है आप ना, करा बच्चे रहे हैं ना की सब जैसे लोग। सर बनाने के लिए सर दुबाते हैं, लेकिन बिल्कुल हड्डी आराम नरम आराम होती से होता है ना। फ्रेंच लोग उनकी नाकें खड़ी होती हैं तो वो क्यों यूं 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 करते होंगे। लेकिन फायदा होता है उससे बाय द वे। अब एक चीज़ हमारे यहाँ ये भी होती है ना, अगर आपने करना भी है, जैसे अब बॉडी मसाज कर रहे हैं वैसे ही नाक की मसाज भी आप कर हल्की सकते हल्की हैं। कर दें। लेकिन बच्चों को शेम करके कर रहे होते हैं, इधर आ मैं तुम्हारी नाक ठीक करूं, इतनी बुरी है, इतनी नाक पकौड़े वाले, जैसी है, इतनी नीचे ऐसी है, हाँ। मतलब ये क्यों? जो नहीं काम नहीं, आपने करना है जो वो ये वाली नाक ठीक करने वाली कहानी तब हो सकती है जब बच्चा 10 महीने Baby के हो, हाँ। बेबी हो ना, वो रो रहा है, बिल्कुल चीख रहा छोटा है, baby। नाक बना दे तो मतलब मैं कहती हूँ कि लेकिन गोरों की खड़ी मालिश इज नाक है। वेरी इंपॉर्टेंट। हैं? मालिश is देखो मालिश है ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट, बच्चे को जबर करने के लिए नहीं है। टांगों के लिए बच्चे को specially एंजॉय सीधी। करना चाहिए, उस मसाज को बच्चा एंजॉय करे। धक धक धक, मेरी तो जंग ही ये होती थी कि भाई इतनी क्यों कर रहे हो, ये मेरा सगा बच्चा है, मैं इतनी क्यों करूं। मैं तो खूब मेरी तो मालिश जंग ही होती थी, बहस यही होती थी बड़ों से। मुझे मौका ही नहीं मिला मालिश करने का हौजा को। वो मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि हौजा वाज बॉर्न विद क्लब फुट। उसकी कास्टिंग्स होती रहती थी और उसके बाद फिर लेकिन जब उसने बूट्स पहने थे तो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने हल्की हल्की मसाज करके उसको बूट्स पहनाया करें। बस उतनी ही की, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे बड़े लोगों ने ये कहा नहीं नहीं मालिश करो वो ठीक हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करवाने की, बच्चे ऐसे ही होते हैं। शुक्र है कि मैंने नहीं सुना किसी को। मेडिकल अच्छा, इसी बात से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, हम अपने बच्चों को और हमारे पेरेंट्स भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बहुत तेज़ बोलती थी, मेरे अब्बू मधम 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 कर, आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो। मैं चलती थी तो मेरी चाल में पैर फेंक के चलती थी, तो बार बार क्या पेरेंट्स को बच्चों की जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको पोक करना चाहिए कि ये सही करो वो सही करो, और अगर ये करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए? अच्छा, ये वाली जो चीज़ें चलने वाली बचपन में जब बच्चा छोटा है तभी तो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कभी कभी बात कर सकते हैं कि ऐसे चलो ये बेटर लगता है, आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। लेकिन बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है, मे बी लाइक 4 इयर्स का, जब प्रॉपर एक कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं,
तो आप उससे बात कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट लोग चलते हुए तुमने देखे हैं, मैं चलती हूँ, पापा चलते हैं, दूसरे बहन भाई या कोई भी जिनकी आवाज़ नहीं आती, वो कैसा लगता है? आवाज़ जब आ आती रहे है हैं तो मुंह में से हाँ, आवाज़ तो आ वो रही है। कैसा लगता है? डू यू थिंक कि डिस्टर्बेंस होती है, क्या होता है? थोड़ा जानने की कोशिश करें वो क्या सोचता है, इस तरह से उनके या तो अंदर खुद reflect- आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चा खा रहा है और मुंह में से आवाज़ आ रही है, आप उसको खुद उस वक्त एग्जांपल देकर कि देखो मैं खा के दिखा रहा हूँ, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, इस तरह कुछ करें। अच्छा इस तरह, लेकिन डिनर टेबल पे बैठ के ये ना करें, दूसरे सिबलिंग्स भी होंगे, Okay. आप बच्चे के साथ अलग से बात करें कि यू नो सिबलिंग्स के सामने भी पर्दा रखें। अच्छा दिस इज़ नॉट अबाउट पर्दा, दिस इज़ अबाउट रिस्पेक्ट। किसी की जैसे प्राइवेसी की बात, जैसे सपोज कोई कमी आपको मुझ में नज़र आ रही है मेरी बातचीत में, आप इन सबके सामने बैठ के कहेंगी तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा आप मुझे कॉल पे या मैसेज पे कह देंगी। लेकिन देखिए Because हम लोग also अजनबी हैं। नहीं, because the other siblings will then use that as ammunition Okay. and tease the other Yes. child about it. और वो किसी दूसरी सिचुएशन पे बिकॉज आना देंगे। ये बात अथॉरिटी से आ रही है, पेरेंट कह रहे हैं, आप उसकी करेक्शन के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सिबलिंग है यू नेवर नो वो किस तरह से उसको यूज हाँ, करता वो है। उसकी किसी टांग दूसरी खींच रहा है। सिचुएशन में देखा मामा ने भी कहा था तुम तो करते ही ऐसा हो, तो उसको बहुत अलग तरीके से उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। बच्चे के साथ बैठकर बात करें ये बिहेवियर के ऊपर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बहुत सारे मैंने सिबलिंग्स देखे हैं जिनमें बड़ी प्यार मोहब्बत कुर्बानी एक दूसरे के लिए होती है, और कुछ सिबलिंग्स होते हैं जो बस हर वक्त लड़ते रहते हैं। तो वो बचपन में कैसे डेवलप करें पेरेंट्स सिबलिंग लव, वो कैसे डेवलप किया जाए? क्योंकि अक्सर मारें हम सब ने खाई होंगी बहन भाइयों को आपस में लड़ाई, बाल नोच लिए, मुंह पे नाखून मार दिया, मतलब ये सब चीज़ें सारे बच्चों ने बेयर की होंगी अगर क्या- बराबर वाले हैं बच्चे सारे। कैसे करें तो बात करें, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट में ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि सिबलिंग्स तो एक माँ बाप की औलाद है, आइडियली तो उनमें प्यार होना चाहिए। होता यहाँ से शुरुआत है कि जब पेरेंट्स डिफरेंट कोई भी सिचुएशंस होती हैं, खेल कूद में, टीवी देखने में, पढ़ाई में, ड्रेसअप होने में, नहाने में, खाना खाने में, एक बच्चे की तारीफ करें। मे भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तारीफ करें, अगर आप सटल तारीफ भी करें ना, ये बहुत अच्छा करता है। 3 बच्चे और बैठे हैं, ये बहुत अच्छा करता है, मतलब आपने उसको सुपीरियरिटी तो दे दी ना, ठीक है। यहाँ से डेवलप होना शुरू होती है अंदर में चीज़, डिसलाइकनेस उसकी तरफ, ओ वो अच्छा करता है, वो फेवरेट है, यू नो, यहाँ से शुरू होता है। और इतने सटल वे में होता है कि पेरेंट्स बाद में बात कर रहे होते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, मगर अनइंटेंशनली आपने किया है, राइट। एक वजह तो ये हो गई। ये बहुत Jealousy इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्योंकि important सारे पेरेंट्स कोई दुश्मन तो नहीं ना, वो जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन माइंडफुल रहना पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपैरिजन करना। यस, कंपैरिजन, बिल्कुल। और बिल्कुल कंपैरिजन कुछ तो डायरेक्ट कर देते हैं, और ये बात भी अगर आप कह रहे हैं कि देखो ये इस तरह से करता है, ये भी इनडायरेक्ट और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में कंपैरिजन है कि आपने क्लियरली बता दिया कि ये बेहतरीन है। हाँ वो तो इवन फैमिली में बैठे होंगे, शी डज दिस सो वेल। But what about the hierarchy of age? कि a lot of times ये होता है कि आप बड़े को छोटों को कहते हैं कि बड़े को रिस्पेक्ट दो बिकॉज ये बड़ा है, यू नो, इज देयर एनी हार्म इन दैट और नो? नो सी, पहले एक तो कल्चर ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट इज़ फॉर एवरीवन एंड इट इज़ अनकंडीशनल। उसके लिए कंडीशन नहीं होगी रिस्पेक्ट के लिए कि आप इस तरह बिहेव करेंगे तो हम रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं, रिस्पेक्ट तो अनकंडीशनल है, ये तो एक रूल घर का होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज पे आए कि बड़े हैं तो बड़ों की ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों की बात ज़रा सुनी जाती है, लेकिन इस तरीके से करें कि वो बड़ों के स्लेव ना बन जाएं। आप उनको ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि आपने हमेशा खामोश रहना है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अच्छा और आप ये भी देखिए कि ऑटोमेटिकली कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आपके घर में 4-5 बहन भाई सिबलिंग्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि सब बड़े वाली की सुन रहे। कभी कभार उन चारों में अपने आप को प्रूव कोई ऐसा करता है कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाले भाई या सबसे छोटा उसकी से ज़्यादा हो जाती है, मेरे घर में यही है। उसकी से मेरे फादर के घर में ये होता। मेरे अब्बू सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने शायद अपने आप को प्रूव ऐसे किया कि ऑटोमेटिकली उनकी से एज आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल, उनकी मेरे ज़्यादा सिबलिंग्स सुनी ही मुझे गई। कॉल करते हैं ये इशू हो गया। हाँ, तो आपके चारों बहन भाइयों में से कोई ऐसा मैच्योर या पांचों जितने भी बच्चे हैं उसमें कोई एक ऐसा होता है जिसने रिस्पेक्ट खुद कमाई होती है कि सारे बहन भाई उससे मशवरा करते हैं, सारे बहन भाई उससे सुनते हैं, उससे पूछ लेते हैं, यानी उसकी से मतलब automatically वो तो एक कमाई वाली रिस्पेक्ट है ना, अर्न्ड।
हाँ। एक होता है इनहेरिटेड। हाँ कि You ये know? बड़ा है तुमसे उम्र में या बड़ी है। नहीं, एक चीज़ मैं ये भी पूछना एक चाहती ब्रेक के हूँ बाद इसे कंटिन्यू करते हैं इसी को कि रिस्पेक्ट का कैसे बावर कराया जाए बच्चों को कि ये बड़ा है, इसकी सुनो, या बड़ी है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो बचपन की भी यादें ताज़ा हो गई हैं। सारी बातें हम वो ब्रेक के दौरान भी वही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तियाँ। ओए होए ये मेरे बेटे का बड़ा मसला है। कि हर किसी से उसकी दोस्ती है, कोई गार्ड, कोई ड्राइवर, कोई बच्चा, कोई बुढ़ा। ये तो हर खूबी है। किसी से ये तो खूबी है। किसी दिन किसी के साथ निकल गया तो नहीं, ये यू हैव टू टेल दैट, तो यू हैव टू ट्रेन हिम ना। बट ये तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान में कि आप हर एक से आपकी बन रही है, आपको कंपैशन है। ही इज़ फ्रेंड्स विद एवरीवन। मतलब मैं लोगों को नहीं जानती अपने इर्द गिर्द, और नाइल साहब को सब जानते हैं। द होल अपार्टमेंट नोज कि ये नाइल का घर है। That's amazing. It's going to really be beneficial for him. हाँ है ना? उसकी कम्युनिकेशन लगता था अच्छी कि होगी flaw है। काफ़ी। अच्छा ये औजा में भी है। हाँ, हाँ दोस्तियाँ। मतलब यहाँ पर भी अपार्टमेंट में सबको पता है कि औजा रहती है यहाँ पे। हाँ। स्कूल में भी उसकी टीचर से एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा कैसी है ये क्लास में, तो उन्होंने कहा क्लास में जो बच्चा नहीं बोलता ना, हम औजा को भेज देते हैं उसके पास बात करने के लिए। शी इज़ वेरी गुड जब कम्युनिकेशन वो की बात break आती करने है, में, ice break आइस ब्रेक करने करने में। और लाहौर में भी जहाँ पे मेरा ससुराल है, पूरे मोहल्ले की छोटे हों बड़े हों सब औजा को जानते हैं। रात को अली मुझे वीडियो बना के भेज रहे थे, वो दोनों वॉक कर रहे हैं और जितने लोग बाहर खड़े हैं, बच्चियाँ बच्चे सब, हाय औजा। और अली कह रहे हैं हाँ मैं देख रहा हूँ कि यार ये बच्ची सबको जानती है। हाँ, नाइल सबको जानता है। मसला यही तो है। अब स्कूल में आप एक होता है ना, एक बेस्ट फ्रेंड होता है। नाइल से पूछो नाइल आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? एवरीवन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। कोई एक स्पेशल नहीं है, सब उसके बेस्ट फ्रेंड है। चाहे वो ग्रेड 5 हो, ग्रेड 6 हो, हर किसी से उसकी दोस्ती है। वाह। अच्छा इस मामले में मैं कहूँगी औजा बिल्कुल मेरे जैसी और अली जैसी है, अच्छा अब क्योंकि अली भी ऐसे ही हैं। Have a lot of friends? अब ये जैसे दोस्तियों की बातें कर रहे हैं, इन दोस्तियों पे बात आई कि देखिए अगर आप जनरली देखें दोस्तियों पे एक बड़ी ज़बरदस्त जंग होती है बच्चों के और माँ बाप के दरमियान। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अक्सर माँ बाप को ये फिक्र हो जाती है ये जो दोस्त है ना तुम्हारा, ये मुझे सही नहीं लग रहा था। ये एक बहुत बड़ी जंग है माँ बाप और बच्चों के दरमियान। और फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेज में आ रहे हैं, तब तो ये चीज़ और ज़्यादा हो जाती है कि भाई नहीं ये बच्ची सही नहीं है या ये बच्चा सही नहीं है तुम्हारे लिए। फिर वहाँ उन बच्चों को वो दोस्त बेस्ट लग रहे होते हैं अपने लिए, मगर पेरेंट्स को वो चीज़ नज़र आ रही होती है। तो अब इस सिचुएशन में पेरेंट्स को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? अच्छा आप अगर और वो कभी कभार सही भी हाँ, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कई बार सही होते हैं, बल्कि लेटर ऑन बच्चे भी कहते हैं कि आपने सही कहा, आपने सही कहा ऐसा था, होता आपने है। सही पहचाना। अच्छा यहाँ पे हमारा बात करने का अंदाज है ना, वो बड़ा ख़राब है कि डायरेक्टली आप एक फैसला सुना देते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा दोस्त, इससे दोस्ती ख़त्म कर। और हम कभी अब्यूसिव वर्ड भी यूज कर लेते हैं Try उस दोस्त के लिए, ट्राई टू जो बच्चे बहुत अंडरस्टैंड कि वो आपके होते हैं। बच्चे को उस दोस्त से मिल क्या रहा है। देखें दो लोगों का किसी भी एज ग्रुप के हों, ताल्लुक तभी अच्छा बनता है जब एक दूसरे की नीड्स पूरी हो रही होती हैं। ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी नीड पूरी हो रही है, ठीक है। अब उसके लिए ये नहीं कि उसके पास आपने बैठ के पूछना तुम बताओ वो तुम्हें क्या दे रहा है, नो। जानने की कोशिश करें कि तुम लोग की क्या एक्टिविटीज़ हैं, और कोई इंटरव्यू नहीं करें, कोई आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, थोड़ा अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि उसकी कौन सी नीड पूरी हो रही है, फिर वहाँ से आप उससे बात कर सकते हैं कि किसी और दोस्त के साथ कैसी दोस्ती, डायनामिक्स समझने की कोशिश करें। और अब अगर तो एग्जाम्पल दे genuinely- नीट का, जैसे साथ पढ़ रहे हैं या हेल्प करते हैं पढ़ाई में, बिल्कुल। कभी कभार साथ ड्रग्स भी कर रहे होते हैं, कभी कभार पार्टनर इन क्राइम होते हैं। सो ये सारी ये सारी नीड्स है ना। अगर ड्रग्स भी करें तो नीड पूरी हो रही है ना। आपको एक कंपेनियन मिल रहा है ड्रग्स के लिए, पढ़ाई के लिए एक
कंपेनियन मिल रहा है, ठीक है, आपका कोई राजदार होता है। समटाइम्स गॉसिप के लिए एक फ्रेंड चाहिए होता है, ठीक है। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि इस फ्रेंड के थ्रू कौन सी नीड पूरी हो रही है। अगर आप वो नीड पूरी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे रह के आप नीड पूरी करें। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि दोस्ती ठीक नहीं है, थोड़ी सी नज़र रखने की कोशिश करें। लेकिन बच्चों को इस तरह से इनके दोस्तों को रिजेक्ट कर देना या उनको लेबल कर देना, ये ठीक नहीं है। तो हाउ डू यू नो कि ठीक नहीं है? बच्चा तो पूछेगा ना कि आपके पास क्या सबूत है कि वो ठीक नहीं है। और एक बात और, अभी अब जैसे कह रही थी ना, हर कोई मेरे बेटे का दोस्त है। अच्छा, दोस्ती ज़्यादा है तो भी पेरेंट्स को बुरा लग रहा है, दोस्ती ना हो, कोई दोस्ती नहीं है तो भी बुरा लग रहा है। थोड़ा सा पेरेंट्स को ना रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, वो रिलैक्स होंगे, बच्चे भी रिलैक्स होंगे। अंडरस्टैंड करें बच्चों को, डिफरेंट दोस्तियों पे, रिश्तों पे, कनेक्शंस पे, नीड्स पे बात करने की कोशिश करें। देखिए उनके अंदर क्या है, वो क्या फील करते हैं, उनका क्या तरीका कार क्या है कि हमें नजर आ रहा है एज पेरेंट कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। like जो my mother had this issue a lot with a lot of people, और उनका ये था कि ख़ानदान, बैकग्राउंड, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, राइट। उस ज़माने में मुझे ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती थी। आई थॉट दैट कि ये प्रेजुडिस हैं, ये मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग बातें कर रही हैं और एवरीवनस इक्वल और ये सारा कुछ। बाद में जाके मुझे थोड़ी उनकी बात समझ आने लगी कि हाँ, इसमें भी कुछ पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारी वैल्यूज़ आपके इसी तरह से सेम होते हैं, पास ऑन होते हैं, यू नो, थ्रू डिफरेंट जनरेशंस। But now I knew that hurt me as a child. So how I deal with it with my daughter or son or something would be a little different, because every child needs some kind of guidance. अगर उनको अपने घर पे वो guidance नहीं मिल रही है, तो वो एक opportunity आपको मिल रही है कि maybe you can guide them. बिकॉज समटाइम्स आपको मेंटरशिप और गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, अगर घर पे वो लैकिंग है, वो तो कभी टीचर से मिल सकती है, टीचर से। और अगर आपके कोई बच्चे के दोस्त हैं जो वो आर लैकिंग इन सम थिंग्स दैट यू कैन हेल्प देम विद, व्हाई नॉट इनिशियली ट्राई टू हेल्प देम, टू मेक देम अवेयर कि भाई बेटा ये तुम्हारा ये, यू नो, मे बी यू कैन इम्प्रूव इट दिस वे और वट एवर, रादर देन आउटराइट रिजेक्टिंग द पर्सन, बिकॉज आखिरकार वो बच्चा ही है ना। They also need to learn and improve. So I don't know if. अच्छा, you know what, मेरे पेरेंट्स ने ये बड़ी अच्छी चीज़ की, हम किसी के यहाँ स्टे नहीं कर सकते थे, you know, but all our friends were allowed in our house. कि आओ, डे स्पेंड करो और घर जाओ। हाँ, एंड नॉट जस्ट फ्रेंड्स, इवन यू नो मेरे अब्बा बिल्कुल सख्त इंसान नहीं है टू डेट, यू नो, लेकिन वो कहते थे रिश्तेदारों में भी जा रहे हो, स्पेंड द डे, रात को घर पे सो। हाँ, तो ये हमारे घर का रूल था फ्रॉम डे वन, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन विद माय सन कि जाओ, पूरा दिन स्पेंड करो, बड़ा अच्छा रूल है। जितना फन करना है करो, बट स्लीप एट होम, जस्ट टू यू नो, मेरी भी एक But you know, ये slumber parties when you're a child, whether it's with Yeah, your cousins or yeah. with female friends or whatever, can be a very nice bonding experience as and well. memories होती थी। create होती हैं थोड़ी। Yeah. मेरे घर पे बहुत होती थी, मेरी बहन, भाई और मेरे कजन्स मुझे सुला देते थे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज्ड टू स्लीप एंड दे यूज्ड टू हैव दोस क्योंकि स्लम्बर देखो ना, मैंने ये तो बहुत memories की हैं। हैं। मैं मेरी एक दो कज़न्स हैं जिनके घर मुझे मतलब परमिशन मिलती थी जाके रहने के लिए, लेकिन वो भी हमें अब्बू के आगे, वो हमारी एक कज़न है जो ज़रा थोड़ी लड़ाका किस्म की थी, हम उसको आगे कर देते थे, इरम को जाओ जाके तुम अब्बू से परमिशन लेके आओ, वही बैठी थी और वो मेरे अब्बू को बोलती थी बड़ी बड़ी मैं लेके जा रही हूँ शम्मू को और हिना को, प्लीज़ रात रुकने दें। और अब्बू मेरे जवाब नहीं देते थे, सारा दिन हमें अब्बू को मनाना पड़ता था, अब्बू प्लीज़ जाने दे, रहने दे, क्योंकि उसके बाकी सब बहन भाई उसके बड़े छोटे थे, तो हम, उसकी भी दो बहनें बड़ी थी और मैं और यहाँ शुमाइला बाजी होती थी, मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई भी थी, तो हम लोग बड़ा मना के, लेकिन हमारा बहुत अच्छा एक बॉन्ड है आपस में और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़। Because हमारा fear क्या होता है कि कोई abuse ना हो जाए, हाँ, yes, वो, right? Yes. I think one should be addressing that from a young age. Okay. कि this is appropriate behavior, this is not appropriate behavior. बजाय ठीक है? इसके कि हम उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, Restrictions डालें, उनको बता दें। हाँ, ताकि वो नोटिस करें और वो रियलाइज़ करें कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, और हमें आके वो बताएं ताकि हम कोई एक्शन ले सकें। बिकॉज व्हाट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स इसके बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है या कुछ हो रहा है,
राइट? और वो ज़रूरी नहीं कि घर से बाहर हो, वो आपके घर के सर्वेंट्स, cousins or कितने सारे सर्वेंट्स आपके जो घर में वो होते हैं, और उनसे बच्चों को जो है वो इनअप्रोप्रिएट अब्यूज़ जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, या स्कूल में या कहीं भी, यू नो व्हाट आई मीन. सो यू कांट प्रोटेक्ट देम बाय रिस्ट्रिक्टिंग देम दैट वे. यू कैन एजुकेट देम फ्रॉम अ यंग एज. Yes, हाँ। ये वाली बात जो है ना इस जनरेशन के पेरेंट्स को समझ आई है कि आपने क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बहुत सर्टेन एज पे जाके अवेयर किया था. कोई एक्सपोजर ही नहीं था, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. बट अब तो खैर माहौल बहुत डिफरेंट लेकिन थैंकफुली आपके बच्चों को गुड टच बैड टच तो सिखा दिया. वो तो They know it all. Yes, They know it all. exactly. और फजूल बहुत चीजें ज़रूरी भी है. खरीदना, बहुत ज़रूरी है. ये क्या है फजूल चीजें खरीदना. कौन है? I think this is for my daughter कि like when you were young ना, कि अगर कहीं बाहर हम निकले हैं तो कुछ ना कुछ लेना है, you know, ऊँट पटांग जो भी हो. And like this was my daughter कि कुछ भी, you know, my son was different. He would save up to get something that he really wants. And then my daughter was कि नहीं, you know, ये ले बाहर दो या आए वो हैं ले तो दो, वो कुछ ले तो दो. होगा. अच्छा पता है कभी कभार हमें ऐसा लगता है उस बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और हमें एज पेरेंट लग रहा होता है जैसे लाइक अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे रोबॉक्स. इतने पैसे बच्चे हमने ईदी दी हुई है, उसने पूरी ईदी जमा होता किया है मुझे रोबॉक्स देख के. पे. तो हमें लगता है क्या है बकवास है, पर उनके लिए वो जिंदगी ख्वाब है देखते हैं रात को कि मैं सुबह ये उठ के हमें ये खरीदूंगा. खरीदना. हाँ. वो उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है. और फिर क्या होता है, मैं तो कहती हूँ तुम पैसे ज़ाया कर रहे हो, तुम ये करो, मैंने आई लेकिन को भी उनकी यही खुशी उसमें. हमें खिलौने खरीदने होते थे, उन्हें रोबॉक्स खरीदने. He saved so much money. ईदियाँ ये वो. अभी हम ट्रैवल कर रहे थे, उसने क्या किया, सिर्फ रोब्लॉक्स के कार्ड जाके. But the thing is that is I admire that कि भी it's teaching him something, right? कि आप you're working towards something, you're patient, you're saving your money. आप उल्टी सीधी चीज़ों पे नहीं आप खर्च कर रहे हो. एफर्ट करनी पड़ेगी. तो चाहे वो उसको कोई रोबॉक्स हो खिलौना या कुछ कुछ नहीं. भी हो, कोई उससे प्ले कोई स्टेशन उससे पहले पूछता है था बर्थडे या पे कुछ क्या था. चाहिए गिफ्ट टॉय, अरे बोल देता है आप मुझे पैसे दे दें, क्योंकि पैसों की वजह से क्या होगा. बल्कि मेरी बहन को तो उसने ये भी कहा आप क्रेडिट कार्ड से मुझे रोबॉक्स खरीद. मुझे कोई अब आपने देना ही है ना गिफ्ट, तो आपका जो भी बजट है आप मुझे उससे ये खरीद दें. अब तो मैं भी खुद ही बोलना शुरू हो गई, भाई कैश ही दे देना. हाँ, हाँ. क्या फायदा तो पैसे ज़्यादा उनको करने के. हमें बेसिकली हमसे कोई पूछता था जब हम बच्चे थे क्या चाहिए बेटा, हमें नहीं पता होता था हमें क्या चाहिए. शर्मिंदा हो जाते थे कि क्या बोले. अम्मी से पूछे, हमें नहीं पता था. इनको पता है, पैसे दे दे. अच्छा अभी भी इन बच्चों को थोड़ा क्वेश्चनेबल बना दिया जाता है कि इतने मुंह फटे फौरन बता दिया, यू नो. आपने पूछा, आप ये देखें, आपने अगर ऑनेस्टी से पूछा और उसने जो भी जवाब दिया आपके लिए एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है. एग्जैक्टली. इसमें भी बात होती है कि यू नो उसने तो बोल दिया फौरन से. फट से बोल दिया. सो वो शायद जो उनको खुशी मिलती है हम नहीं उस चीज़ को बिल्कुल समझ पा रहे कि उनको इस वक्त इस उम्र में इस चीज़ से खुशी मिल रही है. अब अगर आप हमारी अम्माओं को देखेंगी तो अगर हमने बैग खरीदना है, हमें उस बैग से खुशी मिल रही है, अम्मी कहेंगी क्या ये ज़ाया कर दिया इतने पैसे क्यों. हाँ बिल्कुल. ये क्या खरीद लिया, गोल्ड में लगाती, प्रॉपर्टी खरीदती. वो लोग ये उनकी सोच ये है ऐसे ही है. Which is actually a very sensible सोच. हाँ बिल्कुल You know? ऐसे ही है. मतलब है अपने एसेट्स बढ़ाएं, ये नहीं क्योंकि हम सब ने इतनी फजूल इस तरह से खर्ची की है. लाइक आई लुक एट माई कबर्ड एंड आई एम ट्रूली एम्बैरेस्ड बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स कि मैंने कभी पहने ही नहीं है या एक दफ़ा पहना है और वो लटके हुए हैं. rotting in लेकिन there. मैं आपको बताऊं शौक से खरीद लाइफ के. में स्टेजेस आते हैं. आपका जब आपने वो चीजें खरीदी वो स्टेज ऐसा था कि लेकिन आपको एक उस दफ़ा चीज़ से पहना या खुशी नहीं मिली. पहना ही नहीं. और आपके लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट होता बट देन व्हाई आपको हैवंट आई life- worn it? मैं देखिए, अच्छा वो और बात है. मैं अपनी कोई चीज़ लेती हूँ ना, अगर मैंने बैग लिया है या कपड़े लिए हैं तो मैं वो रखती ज़रूर हूँ किसी न किसी एक स्पेशल ओकेजन के लिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको पहन लेती हूँ. और मैं Bags तो मैं यूज़ कर लेती रगड़ती हूँ. हाँ. मुझे मेरे सब हंसते हैं. अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ ली है तो मैं उसको रगड़ूंगी, मैं उसको कैजुअल यूज़ करती हूँ कि भाई मैंने करना भी उसका चाहिए. हथिया पाचा नहीं, निकाल चलो दिया. एक आध चीज़ जो आपने उस तरह से दी, पर अ लॉट ऑफ टाइम्स हम फजूल चीज़ें, ऐसा है. कपड़े, ये वो, अच्छा सेल पे लग गया, चलो अरे बड़ी अच्छी प्राइस है इसको ले लेते हैं, और वो लटके रहते हैं. अच्छा, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस. मैं कहती हूँ सेव करो. You never know when you'll need that money.
एंड यू डोंट will एंड यू never डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज यू थिंक अच्छा ये तो सस्ता है, ये तो 5,000 रुपए का या 6,000 इसको ले बट वो इट accumulates. Now today I would never. You know what I mean? I've never done that. I've never But, been into shopping. You're very lucky. I get embarrassed. My husband is a shopaholic. मेरे get तो हाथ में embarrassed. मुझे सब कहते हैं कि सुराख हैं और यही चीज़ खैर पता नहीं अल्लाह कहती ने हूँ मेरे- travel कारण आज का हमारा टॉपिक जो था वो अब खत्म हो टाइम गया। खत्म हो गया हो गया। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये खत्म हो ही नहीं सकता। आप पूरे दिन बैठ के बात कर सकते हैं और अगर आपको फिर भी अर्ज हो रही है कि बात करें अपने बचपन के बारे में तो अपने बहन भाइयों के पास आज चले जाइए और बताइए, एक दूसरे से डिस्कस करें कि किसने कितना ज़्यादा तंग किया अपने अम्मा अब्बा को और भुगती है, क्योंकि वही वाली बात है, उन्होंने कहा था कर लो तंग, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे यही करेंगे और वो यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। सर्कल है, जितना आपने तंग किया आप भी उतना ही तंग हो। We would break the cycle. That's what we're saying, है ना? हाँ, ब्रेक द साइकिल कि तंग ना करें, हाँ, और आप भी डिफरेंट पेरेंटिंग डिफरेंट करें. पेरेंटिंग करें। थैंक यू, Thank बहुत you. शुक्रिया आप थैंक यू सो सबका। मच, बहुत मज़ा आया। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ इस सेगमेंट के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज LUMHS जाम शोरों से हैं। और आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली ओबीसिटी, जो ओबीस लोग हैं उनके लिए ओबीसिटी मैनेजमेंट एंड न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस। मोटापा क्या है बेसिकली और कैसे हमें ये पता लगेगा कि ये शख्स मोटापे का शिकार है, ये इसकी रेंज जो है ओबीस है और इसको कम करना है अपने आप को अपनी हेल्थ के लिए। थैंक यू निदा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। मैं समझता हूँ कि जो आप प्रोग्राम कर रही हैं आज का, या जो आज हम डिस्कशन करें, एक सदका जारिया भी है, जो कि हम आवाम को बताना कि मोटापा कैसे आपको बीमारियों का शिकार कर सकता है या किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी नई जदीद अद्वियात हैं कि जिसको इस्तेमाल करके हमें आगे की बीमारियों से बचा सकता है। अब जैसे आपने सवाल किया है कि मोटापा, ओबेसिटी, आपने वर्ड यूज़ किया ओबेसिटी, तो ओबेसिटी, ओवरवेट, ये दो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। मोटापा है क्या, ओबेसिटी क्या है, यानी कि आपकी वेट, आपका वज़न आपकी हाइट के मुताबिक कितना है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो वज़न 70 kg है तो मुझे तो मोटापे का शिकार नहीं हूँ। लेकिन जब भी आप किसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आप मोटापे का शिकार है, तो उनकी हाइट के हिसाब से उनका वज़न निकालना चाहिए, यानी उनका BMI निकालना चाहिए। यहाँ वो एक फार्मूला है ना, बिल्कुल, BMI का। बिल्कुल, हाँ। BMI के हिसाब से फिर हम बताते हैं कि आप Body mass ओवरवेट index? है। एग्जैक्टली, बॉडी मास इंडेक्स वो आपको बताता है कि आप ओवरवेट हैं हाँ। या फिर ओबेसिटी हैं। ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपका BMI 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो आप ओबेसिटी क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3 कैटेगरीज में आ ऐसा जाती भी है। है, अच्छा क्लासेस भी हैं उसकी। क्लासेस में, और उसी हिसाब से फिर इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बन जाती है। अच्छा, ओवरवेट डिफरेंट है। ओवरवेट का मतलब ये है कि अगर आप बात करें वेट, अगर BMI 23.9 kg 23 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है और 29 से कम आ रहा है, एक रफ एस्टीमेट दे रहा हूँ कि तो ये आपको ओवरवेट की कैटेगरी में लेकर आ जाता है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें अपनी आवाम को बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये ना समझें कि मैं तो बस 80 kg मेरा वेट है और मैं एक सेहतमंद हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, मेरा वेट मेरी हाइट के हिसाब से सही है। लेकिन आप जब इसकी प्रॉपर मेजरमेंट कराते हैं तो ये फिर आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है आपको। आप नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में आजकल मोटापा थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल। अब देखिए, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, लेकिन दुनिया भर जो डेटा आ रहा है ना, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस का जो डेटा आ रहा है, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की बात करें तो वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे अब हमने बात की, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन हाँ। ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार है। ओहो। ये मैं नहीं कह रहा, ये है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2025 का डेटा है। जबकि आजकल इतनी रील्स आती हैं जिम की, अच्छे वाले खानों की, और ये सब भी आ रही होती है, उसके बावजूद 51% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद ओबेसिटी एंड ओवरवेट।
यानी कि जिनका वेट ज़्यादा भी है और जिनका ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ ओबेसिटी की बात करें, यानी जैसे मैंने कहा जिनका BMI 29 से ज़्यादा है, वो फिर तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद हैं पाकिस्तान में जो कि ओबेसिटी का शिकार है हमारे पास। और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं मोटापे से? बिल्कुल, अब बीमारियां, मैं तो कहूँगा ओबेसिटी, मोटापा तो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो अब ओबेसिटी जब बीमारी है तो जाहिर सी बात है ये आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फालिज, दिल की बीमारियां, मैदे की तकलीफ़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, यानी अगर आप हेड टू टो बात करें तो ये सारी की सारी बीमारियां मोटापे से स्टार्ट होती हैं और वो आगे चल के आपको इसकी इवेंचुअल कॉम्प्लिकेशन तक लेके चली जाती है। और फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप उस कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि अब मैं इसका इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उस वक्त फिर डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि हमारे पास अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम रह चुके हैं जिसमें आपका इलाज किया जा सकता है। अच्छा, बड़े लोगों को हमने देखा है जी, अच्छा बड़ा ड्रास्टिक उनमें चेंज आया, शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, उसके लिए इतने पतले दुबले स्मार्ट, पूरे ख़ानदान ने देखा कि बड़े स्मार्ट हो गए फिर से, और कुछ दिनों बाद वो मिले दोबारा फिर मोटापा आ गया। तो ये क्या चीज़ है, ये कैसा है? अच्छा देखिए, मैं तो जब भी अपने मरीज़ों की अगर मैं बात करूं तो मैं तकरीबन अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं 10 साल तकरीबन कराची आगा खान में काम किया, फिर इंग्लैंड में भी मैंने काम किया, ओबेसिटी हम क्लिनिक्स करते रहे। अभी हैदराबाद में जब मैं गया तो वहाँ पर भी मैंने इस पर काम किया। तो देखिए, अक्सर लोग जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 2 महीने किया, कहते हैं मेरा बड़ा ज़बरदस्त वेट लॉस हुआ, लेकिन आप कब तक करेंगे? 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद वो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो आपको दिल करता है कि बस अब मैं इतना इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मूड ख़राब हो जाता है और बस उसके बाद उन्होंने अपनी डाइट वापस स्टार्ट करनी थी। इसी तरीके से ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, हम ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं तो वेट लॉस हो जाता है उसके साथ ट्रीटमेंट, लेकिन बात होती है हमारे उनको समझाने की आपने मेंटेन करना है इसे, अपनी ज़िंदगी को ऐसी बनाएं जो कि सारी ज़िंदगी वो डाइट फॉलो की जा सके। अच्छा देखिए, हर ज़माने में कोई ना कोई ट्रेंड होता है, कभी प्रोटीन डाइट है वो इन है तो हर पूरी भेड़ चाल हो गई, हर कोई उसके ऊपर लगा हुआ है। फिर इसी तरह और बहुत सारी डाइट्स आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, मगर हमेशा कोई भी नई चीज़ आती है तो वो ज़ेरे बहस होती है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ वो चीज़ ज़रा लोगों में पॉपुलर हो जाती है। आजकल जो एक लहर आई हुई है वेट लॉस इंजेक्शंस की, वो बेसिकली ज़ेरे बहस है कि कुछ लोग कहते हैं करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं करें, कुछ लोग डरते हैं। अभी वो एक लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप उस पे क्या रोशनी डालें? देखिए निदा, मैं अगर आपको कहूँ कि दुनिया तो आज की बात करें, अगर हम 1400 साल पहले चले जाएँ तो हम अगर सुन्नत की बात करें तो सुन्नत है कि पेट भर के खाना नहीं खाओ। बिल्कुल। तो अगर हम सुन्नत पे ही अमल करें और अपनी ग़िज़ा के साथ हम ख्याल रखें तो मैं समझता हूँ कि बीमारियाँ वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर हम बात करें आजकल के दौर की, तो दवाइयाँ तो स्टार्ट हुई थी आज से तकरीबन, मैं कहूँ कि 1980s से दवाइयों का दौर स्टार्ट हुआ। फिर 2001 में फिर पता लगा कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि वज़न को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए काम करते हैं। फिर कुछ उसके बाद मेडिकेशंस आई, 2005 में FDA ने अप्रूव की मेडिकेशन। फिर वक्त के साथ साथ ये मेडिकेशन में और जिद्दत आनी शुरू हुई जब रिसर्च बढ़ती चली गई, और आजकल के दौर में अगर हम बात करें तो ऐसी मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो कि वज़न तकरीबन 22% ऑफ द बॉडी वेट कम कर रही हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो टिर्ज़ापिटाइड एक वो मेडिकेशन है जिसके बारे में आजकल कुछ ज़्यादा ही बात की जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि ये मेडिकेशन सिग्निफिकेंट वेट लॉस करवा रही है। साइड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम है। उससे पहले भी थी कुछ मेडिकेशन, सीमाग्लूटाइड, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रही। लेकिन जैसे वक्त चेंज होता चला जा रहा है, ये मेडिकेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में ज़ेर बहस है, दुनिया भर में इसमें रिसर्च की जा रही है, दुनिया भर में इसके बेनिफिट देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये वो मेडिकेशंस हैं जो कि हमारी ना सिर्फ वज़न को कम करती हैं, हमारी भूख को कंट्रोल करती हैं, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, हार्ट्स के लिए, किडनीज़ के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी ये मेडिकेशंस। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा हर वो पेशेंट जो कि ओबेसिटी का शिकार है, हम देखते हैं कि वो क्या इस मेडिकेशंस को सूट करेंगी, क्या वो मेडिकेशंस के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, उसके बाद फिर हम उनको ये मेडिकेशन, यानी कि ये मेडिकेशन लेने से पहले उनको एक डॉक्टर के पास
जाना ज़रूरी है कि वो उनको गाइड करेगा कि आपके बॉडी मास इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो पैमाने भी होते होंगे ना, मेरे ख्याल से यूनिट्स भी होते होंगे, बिल्कुल। कि कितने यूनिट्स लगाने हैं या जो भी उसकी गिनती है, क्या कहेंगे बिल्कुल उसे? यूनिट्स होते हैं या यूनिट्स ही मिलीग्राम कहेंगे की ना। डोजेज आती है मुख्तलिफ। बिल्कुल जैसे आपने कहा ना खुद कि से नहीं करना कि दुकान से जाके खरीदी बिल्कुल ये और, नहीं होना चाहिए। और आप खुद से कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं। मैं कभी भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ख़ासकर हमारे वो मरीज़ जो कि डायबिटीज़ का शिकार होता है, शुगर का मरीज़ है, तो उसको तो चाहिए कि वो अपनी सबसे पहले शुगर की मेडिकेशन को एडजस्ट करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये दवाइयाँ ना सिर्फ वज़न कम करती हैं, शुगर कंट्रोल करती हैं, फैटी लिवर ख़त्म करती हैं, हार्ट को मजबूती प्रोवाइड कर दी, किडनीज़ को फ़ायदा देती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मेडिकेशन चल रही है जो कि इसके साथ हमें नहीं देनी है, तो वो पहले आपका डॉक्टर बंद करेगा या उसकी डोज़ को कम करेगा। इंसुलिन लगा रहे हैं मरीज़, उसकी डोज़ कम हो जाती है। अगर कोई इंसुलिन के 40 यूनिट सुबह लगाता है, 40 रात को लगाता है, और ये जब इंजेक्शन शुरू करेगा वज़न भी कम होगा, तो इंसुलिन के यूनिट ऑटोमेटिकली 20% 30% कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग हैं उनकी शुगर वैसे ही कम रहती है, उनको डायबिटीज़ नहीं हो तब भी, अगर वो आते हैं इस मेडिकेशन पे तो वो क्या उनकी बड़ा शुगर? ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि शुगर कम क्या होती है। अब अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर 80-90 रहती है, मेरी तो शुगर कम है, मैं तो लगाऊंगा तो मेरी शुगर डाउन है। नहीं, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है और उसकी शुगर अगर 80-90 आ रही है, यानी 100 से बिलो आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी शुगर नॉर्मल है। अच्छी बात यह कि जब दुनिया में ये इंजेक्शन आए तो सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए आए थे जिनको शुगर नहीं थी, और वही लोग लगा सकते हैं जिनको शुगर नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मोटापे का शिकार है या ओबेसिटी या ओवरवेट है। देन उसके बाद जब रिसर्च हुई तो उसमें पता लगा कि ये तो शुगर के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ओके। फिर उसके बाद पता लगा ये तो हार्ट और किडनीज को भी प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट। और देन फिर पता लगा कि ये तो जो जिगर पे फैटी लिवर है, तो मैसेज अब है। देखिए ना, बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर चीज़ के साथ, इसके भी बड़े मिथ्स हैं, आपको पता होगा, आप कहें तो मैं जिक्र भी कर सकती हूँ कि ये तो उन मिथ्स के हवाले से क्या डॉक्टर्स कहते हैं? देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों का कि डॉक्टर साहब इसके साथ हमने सुना है कि ये साइड इफेक्ट आ जाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब हमने तो ये सुना है कि इसके साथ ये कैंसर आ जाता है। तो कभी उन लोगों ने ये देखा कि मोटापे के साथ कितने कैंसर होते हैं, मोटापे के साथ कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आप डेटा कंपेयर करें कि जो ओबेसिटी है वो आपको कितनी कॉम्प्लिकेशंस के तरफ लेके चली जाती है, और इस इंजेक्शन के हम साइड इफेक्ट करें तो बात है। साइड इफेक्ट तो आप रोड क्रॉस करेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ, किसी को नहीं पता, लेकिन एहतियात करनी होती है। और उस एहतियात का मकसद ये होता है कि आपने पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है, एम आई द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस मेडिसिन और नॉट। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कोई आपके पास आता है, तो आप अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं भाई ये हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो डॉक्टर बताता है आपको ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो मैंने सुना है उसमें उल्टी, नौजिया, ये सब चीज़ें डॉक्टर्स बता रहे होते हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ये मेडिकेशन मैंने कहा था कि इसका काम ये होता है कि ये आपकी भूख कम कर देती है। तो जब ये भूख कम करती है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, और कुछ लोगों की गट की मोटेलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी वजह से नौजिया या उल्टी मतली की शिकायत होना शुरू हो जाती है। और जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड हम क्या करते हैं, जब ये इंजेक्शन एडवाइस करते हैं तो उनको ये बातें बता भी दी जाती हैं, कोशिश ही होती है हमारी, और साथ में उनकी हम मेडिकेशंस में ऐड भी कर देते हैं कि वॉमिटिंग के लिए आपने ये मेडिकेशंस लेनी है। कोई आपको डिस्पेप्सिया यानी कोई मैदे में जलन की शिकायत रहती है, आपको पहले से बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन देते थे। अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है जैसे कि मैदे के सीवियर अल्सर रहते हैं, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि या तो लो डोज से स्टार्ट की जाए या पेशेंट को बता दिया जाए कि ये मेडिकेशन आपके लिए शायद सूटेबल ना हो। लेकिन अगर पेशेंट इंसिस्ट करते हैं, बहुत उनको ज़रूरत है, कंट्रोल नहीं हो रही है बाकी बीमारियाँ, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एहतियातन मशवरा भी दे देते हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी आके दिखा दीजिएगा, ताकि कोई साइड इफेक्ट होने से पहले हम उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। लोग कहते हैं फेस पे आ जाता है, फेस की फैट सबसे पहले लॉस हो जाती है। अच्छा, अब देखिए ये बात की जाती है कि फेस का फैट सिर्फ चला जाता है। अब उसमें देखिए सिर्फ मैंने कहा ये इंजेक्शन नहीं है कि जो आपकी सिर्फ और सिर्फ वेट को कम करेगा, आपने उसके साथ अपनी डाइट को भी देखना है कि प्रोटीन डाइट आपने लेनी है। उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन्स के साथ ये होता है कि आपका जो फैट के साथ साथ अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में हेल्प कर सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, यानी आप कह रहे हैं कि इसके साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। देखें मैं कहूँगा कि चाहे वो शुगर की बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे वो मोटापा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को दवाइयों पे ना रखें। आपकी ज़िंदगी में ना एक मुनासिब खुराक होनी चाहिए, वर्जिश होनी चाहिए, रोज़ाना आधा घंटा नाश्ते से पहले करें या रात के खाने से पहले 30 मिनट्स की एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। अभी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की जो नई गाइडलाइंस कहती हैं कि आप अगर इतने मसरूफ़ हैं कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक कर लिया करें अपने कॉरिडोर में। ऑफिस से आपको टाइम नहीं मिलता, रात को आप घर जाके सो जाते हैं,
आधे घंटे के बाद 5 मिनट्स की वॉक करें। आपकी एडुकेट स्लीप होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 7 से 8 घंटे डेली सो रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बीमारियों को कंट्रोल करके रखेगी। 4th नंबर पे आ जाती है फिर मेडिसिन। डायरेक्टली तो मेडिसिन तो हम भी नहीं कहते, देन उसके बाद मेडिसिन आ जाती हैं और उसके बाद फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर के साथ फॉलो। अच्छा, कितना असल सवाल, ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि कितना वेट आप कम कर सकते हैं इन इंजेक्शन से? बिल्कुल। अब इस दवाई के साथ जो ट्रिज़ापिटाइड की हम बात करें स्पेसिफिकली, उसके साथ तकरीबन 22% तक आप मैक्सिमम अपनी बॉडी का टोटल वेट कम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई 100 केजी का है तो उसका अंदाज़न 78 केजी तक वो मतलब टोटल लेकर आ सकता है अपना वेट, यानी एक महीने? 22 केजी टोटल वेट कम कर सकता है। एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ मे बी 6 मंथ्स, Okay. मे बी 8 मंथ्स। तो ट्रायल जो थे वो आई थिंक जो है वो 62 वीक्स तक के ट्रायल थे, जिसमें ये पता लगा था कि 20 या 48 वीक्स तक के ट्रायल थे, जिसमें पेशेंट्स ने हमारा जो था 22% तक का वेट लॉस अचीव किया था इसके तो साथ। क्या वेट लॉस करने के बाद जब ये पूरा हम कोर्स कर लें और वो अपना मनपसंद वेट आ जाए तो ये कंटिन्यूअस करना इस्तेमाल होता है या अब फिर ये आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आगे क्या करना है। क्योंकि मैं तो एंड कर ही नहीं ना शो, पूछी जा रही हूँ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ऐसे सवाल है जो कि लोगों के जहन में आते हैं, आगे क्या होगा। हाँ। मैंने स्टार्टिंग में बात की, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना है। अभी तक इसकी दुनिया में कोई मेंटेनेंस दवाई नहीं आई है कि क्या डोज होगी जिस पे मेंटेन कर सके। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि आप जो है थोड़ा सा कम करें डोज को और उसको लो डोज पे लेके चलें, या आप इसको डायरेक्टली बंद करके अपनी लाइफ स्टाइल को कोशिश करें मेंटेन करने की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।